हेलो बच्चों, वेलकम टू दक्षिणा लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड दिस अमेजिंग सेशन। और आज हम अपना जो बायोमोलिक्यूल्स का रिवीजन है उस सीरीज में आगे चलेंगे। तो बायोमोलिक्यूल्स में हम कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस कर चुके हैं और आज हम रिवाइज करने वाले हैं अपने अमीनो एसिड्स को। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड्स को हम जो है उसको रिवाइज नहीं करेंगे क्योंकि उनमें इतना कुछ है नहीं यार ना। जेई एडवांस तो वहां से पूछता भी नहीं क्वेश्चंस। जेई मेन से मान लो अगर आपका आई गया तो वहां पे कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बिल्कुल थ्योरेटिकल है, तो वो आप सीधा सीधा वहां से रटना ही है, उसमें कोई लॉजिक वहां पे नहीं है। यहाँ पे जरूर आपके कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं। और जेई एडवांस अगर हम बात करें 2020 की, तो इस बार भी आपका एक क्वेश्चन क्या है बायोमोलिक्यूल से आया था। कौन सा वाला आया था? जहां पे उन्होंने क्या किया था, जो आपकी ज्विटर आयोनिक फॉर्म है पीएच दे दी थी अलग अलग और पूछा था भाई कितने ग्रुप यहाँ पे जो है ना, मतलब कैटायनिक फॉर्म एनायनिक फॉर्म, वहां पे कुछ उस तरह का उन्होंने वहां पे जो है पूछा था। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स आपका, मतलब अगर हम टॉप प्रायोरिटी बात करें तो कार्बोहाइड्रेट्स आपका इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपका अमीनो एसिड्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड्स तो आप भूल जाइए। चलिए अब अगर हम बात करें तो हम पढ़ने वाले हैं भाई अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहले दिमाग में आएगा यार अमीनो एसिड्स हैं क्या। ठीक है, और क्या है ये देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए भाई आपकी जिंदगी में ना प्रोटीन तो बार बार आता रहता है कि भाई आपको ऐसी डाइट खानी चाहिए, ऐसी आपकी डाइट जो है वो प्रोटीन रिच होनी चाहिए। ठीक है, उसमें फाइबर का कंटेंट भी होना चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स तो ऑब्वियसली आपको मिल ही जाते हैं। लेकिन प्रोटीन जो है कहते हैं भाई प्रोटीन इतनी आसानी से नहीं मिलता है ना, मतलब मिल जाता है लेकिन बहुत सारे लोगों की डाइट जो प्रोटीन रिच नहीं होती, उतना नहीं खाते जितना होना चाहिए प्रोटीन कंटेंट डाइट में। तो प्रोटीन कहाँ से मिलता है हम बात करते हैं भाई। अगर नॉन वेज वालों के लिए बात करें तो आप मीट फिश वगैरह जितना भी है इन सबसे मिल जाता है। अगर वेज वालों के लिए बात करें तो अपना भाई जैसे है ना मिल्क के जितने प्रोडक्ट हो गए, मिल्क हो गया, चीज़ हो गया, ये सब है ना। और नॉन वेज वालों के लिए एग वगैरह से भी आपको मिल जाता है ना, पल्सेस जो वेजिटेरियन के लिए, तो यहाँ से अपने को क्या है प्रोटीन मिलता है। अब प्रोटीन का अमीनो एसिड का क्या रिलेशनशिप, अगर हम बात करें क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच में, तो अगर आप प्रोटीन को हाइड्रोलाइज करेंगे तो पहले आपको पेप्टाइड्स मिलेंगे। अगर हम बात करें पार्शियल हाइड्रोलिसिस की, आपके पास प्रोटीन है, आपने पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया, आपको मिलेंगे पेप्टाइड्स। अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर देंगे, अगर आप फुल्ली हाइड्रोलाइज कर देंगे प्रोटीन्स को, तो आपको मिलेंगे अमीनो एसिड्स। ठीक है, अब अमीनो एसिड्स होते कैसे हैं अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें वैसे तो बोर्ड हमारा फुल है क्योंकि जो हमारे नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं वो हम सारे यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें भाई स्ट्रक्चर वाइज कैसे होते हैं, तो यहाँ पे हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भाई आपके पास जैसा कि नाम से पता लग रहा है यार अमीनो और एसिड, मतलब एक एसिडिक ग्रुप रहेगा और एक इनमें क्या रहेगा आपका अमीनो, मतलब क्या है वहां पे NH2 ग्रुप भी आपका रहेगा। तो एक बेसिक ग्रुप है तो बाई फंक्शनल है, मतलब एक एसिडिक ग्रुप भी है एक बेसिक ग्रुप भी है। मतलब मेरे पास एक कार्बन है, जिस कार्बन पे मेरे पास क्या होगा एक COOH है। ठीक है, एक मेरे पास NH2 है। ठीक है, तो ये हो गया अमीनो, ये हो गया मेरा एसिडिक ग्रुप, तो अमीनो एसिड्स। और एक मेरा कुछ भी यहाँ पे R इस तरीके से क्या है यहाँ पे होगा। ठीक है, अब R मेरा क्या हो सकता है, उसी के बेसिस पे क्या है अलग अलग नाम यहाँ पे हमारे पास हैं, अलग अलग अमीनो एसिड जो है आपको यहाँ पे मिलते जाएंगे। तो वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। मुद्दे की बात है कि ये हमारे इसमें प्रेजेंट रहेंगे। अब हो सकता है कि आपके मोर देन वन क्या है एसिडिक ग्रुप हो ना, या फिर हो सकता है एसिडिक ग्रुप कम हो, बेसिक ग्रुप ज्यादा हो। ठीक है, ये सब भी हो सकता है। और एक बात और आती है यहाँ पे, तो हम बात करें अगर भाई नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स की, तो हम कहते हैं यार आपके 20 हैं नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स। ठीक है, अच्छा, और सारे के सारे कैसे होंगे अगर हम भाई इसको फिशर प्रोजेक्शन में लेके जाएं, मतलब आपका जो मोस्ट एसिडिक ग्रुप है मतलब COOH दैट शुड बी ऑन द टॉप, राइट। फिर आपके कार्बन्स होने चाहिए इस वर्टिकल लाइन पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स वर्टिकल लाइन पे आने चाहिए। और जो आपका NH2 जो है ये वाला, ये अगर आपका इस तरीके से लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या L। ठीक है, और अगर ये राइट में होता तो इसको हम क्या बोलते हैं D। तो नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स हैं वो आपके क्या हैं, वो सारे के सारे आपके अल्फा अमीनो एसिड्स हैं विद L कॉन्फ़िगरेशन। मतलब उनकी अगर आप फिशर प्रोजेक्शन बनाओगे तो सारे के सारे NH2 का है, सारे के सारे स्ट्रक्चर्स में NH2 आपको लेफ्ट हैंड साइड में मिलेगा इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अच्छा, तो हमने कहा नेचुरली अकरिंग आपके क्या है अल्फा हैं और आपके L हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब क्या अल्फा ही होते हैं अमीनो एसिड्स? नेचुरली तो अल्फा ही है, वैसे आपके बीटा भी हो सकते हैं, गामा भी हो सकते हैं। अल्फा से मतलब क्या है कि जिस कार्बन से आपका COOH ग्रुप लगा हुआ है वहीं पे आपका क्या है अमीनो ग्रुप भी उसी कार्बन से अटैच्ड है। अगर मैं क्या कर दूं, अगर मैं इस NH2 को यहां ना लगा के, जैसे मान लीजिए भाई ये कार्बन यहाँ पे मेरा COOH ग्रुप है, लेकिन मेरा NH2 क्या है उसके नेक्स्ट कार्बन से कनेक्टेड है, तो ये क्या हो जाएगा भाई, ये पोजीशन अल्फा थी, ये हो गया बीटा, ये बीटा अमीनो एसिड हो जाएगा। अगर इसके नेक्स्ट वाले पे होता है ये ग्रुप तो आपका हो जाएगा गामा। तो इस तरीके से क्या है अल्फा बीटा गामा डिफाइंड है। ठीक है,
आसान सी बात है। चलिए अब मुद्दे की बात पे चलते हैं। आपको पता लग गया भाई अमीनो एसिड्स क्या हैं। मुद्दे की बात है कि यार जो क्लासिफिकेशन यहाँ पे है, मतलब जो हमारे 20 हैं, क्या उन 20 का हमें स्ट्रक्चर याद होना चाहिए, क्या सबके नाम रटे होने चाहिए। देखो यार आपको ये आइडिया तो होना चाहिए कि यार 20 कौन कौन से हैं। पता लगे आपको एक ऐसा अमीनो एसिड दे दिया और पूछ लिया कि भाई ये नेचुरली अकरिंग है या नहीं है, और आपको पता ही नहीं है कि भाई है या नहीं है ना, तो इतना आइडिया आपको होना चाहिए यार कौन नेचुरली अकरिंग है नहीं है। स्ट्रक्चर को कंप्लीटली रटने की जरूरत नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट है ना, वो मैं बता दूंगा आपको कौन कौन से आपको बिल्कुल याद रखने ही रखने हैं, उनको आप मिस नहीं कर सकते। लेकिन यार मेंस का ना कुछ कह नहीं सकते हम, है ना, और सिमिलरली नीट का भी, तो वो पूछ सकते हैं यार कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जिसमें एसएच ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, कौन सा ऐसा है जिसमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट है। तो इस तरह की बातें है ना, अब ऐसा बहुत ही रटने वाली बात हो गई लेकिन आ सकता है, ठीक है। तो एक नजर तो आप मार ही लीजिए, आपको पता होना चाहिए भाई कहां पे क्या है, ठीक है। कंप्लीट स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बातें ऐसे हम कहेंगे भाई अमाइड्स ग्रुप किस किस में प्रेजेंट है, तो इस तरह की चीजें आपको क्या है पता होनी चाहिए। अच्छा, अब इनका क्लासिफिकेशन अगर हम देखें तो भाई जो 20 हमारे हैं, हमने कहा भाई नेचुरल अकरिंग कितने हैं हमारे 20 हैं, तो उन 20 को क्या है अलग अलग तरीके से क्या है हमने डिवाइड कर रखा है। जैसे मान लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ, मैं बात करूं केमिकल नेचर, मतलब मैं कह रहा हूं कि यार केमिकल नेचर के बेसिस पे मैंने कहा, तो पहला क्लासिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर वी कैन क्लासिफाई योर अमीनो एसिड्स। तो क्या क्या हो गया भाई, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो हम बात कर रहे हैं कि भाई वो आपका अमीनो एसिड एसिडिक है, बेसिक है या फिर न्यूट्रल है। अब मैं कब कहूंगा एसिडिक है, हमने बात की यार आपके पास एक COOH ग्रुप है, एक NH2 ग्रुप है, तो अगर उसमें अब जो R है, मान लीजिए इस R में एक और NH2 ग्रुप आ गया, तो मैं कहूंगा यार बेसिक वाले जो है भाई, ये एसिडिक ग्रुप है, ये बेसिक ग्रुप है, ठीक है। तो बेसिक वाले आप अगर आपके एसिडिक से ज्यादा हो गए, अगर नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स आर मोर देन योर COOH ग्रुप्स, कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, तो हम कहेंगे वो किस नेचर का है, वो बेसिक नेचर का है। सिमिलरली अगर आपके COOH वाले ग्रुप ज्यादा हो गए NH2 वालों से, तो मैं कहूंगा वो एसिडिक नेचर का है। और अगर दोनों का नंबर बराबर है तो हम कहेंगे कि भाई ये क्या है आपका, तो ये आपका न्यूट्रल है। तो पहला क्लासिफिकेशन हो गया कि भाई ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल नेचर एंड वी कैन क्लासिफाई देम इनटू 3 कैटेगरीज, वन इज एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो यहां पे जितने हमने 20 बनाए हैं, इन 20 में अगर मैं देखना चाहूं कि भाई कौन कौन सा एसिडिक है, देखिए सबसे पहले अगर हम ग्लाइसिन की बात करें, हमने किस फॉर्म में ड्रॉ कर रखा है, आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस जैसा कुछ दिख रहा है हर एक कंपाउंड में। तो हमने कुछ ऐसा समझिए, जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप था उसने अपना H+ दे दिया है मीडियम में, और जो आपका बेसिक ग्रुप था उसने NH, है ना, उस जो NH2 आपका जो था, जो आपका अमीनो था, उसने H+ एक्सेप्ट कर लिया है। तो हमने उस फॉर्म में ड्रॉ कर रखा है, हम इस फॉर्म की बात भी करेंगे। अच्छा, तो अगर हम देखें सबसे पहले आपका शुरू होता है सबसे सिंपल, अगर हम बात करें ग्लाइसिन, और ग्लाइसिन के बारे में एक बात आपको पता होना चाहिए कि भाई ग्लाइसिन इज द ओनली नेचुरली अकरिंग अमीनो एसिड्स जो क्या है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों है ऑप्टिकली इनएक्टिव? अगर मैं बात करूं यार इस कार्बन की, तो इस कार्बन पे एक COOH ग्रुप आया, एक मेरा NH2 ग्रुप आया, लेकिन बाकी दो क्या है हाइड्रोजन है। तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे नहीं है, तो ये कार्बन क्या है कायरल नहीं है। यहाँ पे ऐसा कोई भी सेंटर नहीं है जो कायरल हो, तो ये क्या है आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव। ग्लाइसिन इज द ओनली ऑप्टिकली इनएक्टिव अमीनो एसिड, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ग्लाइसिन से हम आगे बढ़े तो हमने क्या देखा यार, ग्लाइसिन में क्या है, एक कार्बन पे COOH, NH2, बाकी दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन हटाओ CH3 लगाओ, ग्लाइसिन से क्या आ गया एलेनिन। अब जितने भी आगे हैं ये सारे के सारे ऑप्टिकली एक्टिव हैं, कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं है। तो यहाँ पे हमने देखा एक H है और एक क्या है CH3 है, तो ये है आपका एलेनिन। अगर हम यहाँ पे ये आइसो वाला ग्रुप लगा देंगे, ठीक है, ये वाला ग्रुप आप लगा दोगे तो आपको मिल जाएगा वेलिन। तो ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलिन, और अगर वहीं पे ये आपका 4 कार्बन हो गया साइड चेन में, ठीक है, और ये वाला अगर आपका हम बात करें कि भाई है ना, नाम इसका आइसोल्यूसिन है, लेकिन ये आइसो ग्रुप नहीं है, अपने को पता है, ठीक है। अगर आइसो होता तो ये कार्बन आपका यहाँ पे लगता, जो कि नेक्स्ट वाले कंपाउंड में लगा है, और उसका नाम ल्यूसिन है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जो आइसो नहीं है उसका, है ना, जो आइसो नहीं है उसका नाम आइसोल्यूसिन है, और जो आइसो है उसका नाम क्या है यहाँ पे ल्यूसिन है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप है ना ध्यान रखना पड़ेगा यार, है ना। तो अब यहाँ पे ये याद नहीं रखना है कि यार इनका स्ट्रक्चर, अब यहाँ तक माना यार, ये तो आपको पता होने चाहिए, है ना, कौन कौन से ग्लाइसिन आपको पता होना चाहिए, एलेनिन पता होना चाहिए, वेलिन पता होना चाहिए, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन और फिनाइल एलेनिन। सिंपल है यार, एलेनिन में क्या था आपका CH3 था, फिनाइल एलेनिन मतलब एक फिनाइल ग्रुप आ जाएगा, तो इस CH3 में एक H हटा के आप फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए, तो फिनाइल एलेनिन बन गया। ये 4 कार्बन थे, बस ये वाला जो मिथाइल ग्रुप था ये आपका इस कार्बन पे चला गया, तो ल्यूसिन है, और ये वाला है तो आइसोल्यूसिन है, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, तो अभी तक तो मैंने देखा यार, मेरे जितने भी मैंने देखे टॉप वाली लाइन में फर्स्ट रो की बात करें तो नंबर ऑफ COOH ग्रुप्स एंड NH2 ग्रुप्स आर इक्वल, दोनों एक एक हैं,
COOH एक है, NH2 एक है, COOH एक है, NH2 एक है। और जो मेरी साइड चेन है उसमें कोई पोलैरिटी नहीं है, वो मेरी नॉन पोलर है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की वजह से कोई पोलैरिटी आनी नहीं है। CH3 नॉन पोलर ग्रुप है, ये भी आपका क्या है ना, आइसोप्रोपाइल टाइप, ये भी नॉन पोलर ग्रुप है, ये भी नॉन पोलर, सारे के सारे नॉन पोलर ग्रुप हैं। तो पहली वाली जो रो है उसमें सारे के सारे नॉन पोलर हैं और सारे के सारे कैसे हैं, न्यूट्रल हैं। तो पहली वाली रो में न्यूट्रल नॉन पोलर। आई थिंक आपको ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अगर हम चले आगे तो हमने देखा है आगे आपका आता है ये ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन एरोमेटिक है। अगर आप बात करो COOH ग्रुप भी एक है, NH2 ग्रुप भी एक है, तो ये भी न्यूट्रल है और इसमें ये भी आपका क्या है, नॉन पोलर ही है। यहाँ पे अगर हम और आगे चलें, मिथ्योनिन, मिथ्योनिन में क्या है, COOH NH2 और साइड चेन में एक सल्फर है, लेकिन है ना पोलर आपका अभी भी नहीं है, उधर क्या है वो सल्फर बीच में है कार्बन चेन के, तो ये भी आपका नॉन पोलर है। प्रोलिन, प्रोलिन में क्या है आपका इस तरह से एक रिंग है, नंबर ऑफ ग्रुप्स के हैं दोनों बराबर हैं, तो ये भी न्यूट्रल है। तो यहां तक के आपके क्या हैं, न्यूट्रल हैं, ये सारे न्यूट्रल हैं और नॉन पोलर हैं। तो ग्लाइसिन, एलेनिन, वैलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, फिनाइल एलेनिन, ट्रिप्टोफैन, मिथ्योनिन एंड प्रोलिन, ये सारे के सारे आपके न्यूट्रल और नॉन पोलर हैं। अच्छा, अब देखिए नाम में आ गया एसिड, तो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, नाम में एसिड आ गया। आप देख भी सकते हो कि COOH ग्रुप अगर मैं देखूं तो इनमें क्या है, ज्यादा होने चाहिए थे NH2 से। यहाँ पे 2 COOH है, एक NH2 है, एक NH2 है, 2 COOH ग्रुप है। दोनों में क्या फर्क है, बस यहाँ पे कार्बन चेन एक कार्बन एक्स्ट्रा आ गया है, ठीक है। तो एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, तो नेचुरल एकरिंग में आपके दो ही हैं जो आपके एसिडिक हैं। अच्छा, तो पहले न्यूट्रल देखे हमने, एसिड देख लिए, अब देखते हैं बेसिक। बेसिक में आपके 3 है, लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, ठीक है। तो इनमें क्यों बोल रहे हैं मैं इनको बेसिक भाई, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ NH2 ग्रुप्स आर मोर देन योर COOH ग्रुप्स। तो अगर हम देखें तो एक ये रहा NH2, ये रहा NH2, यहाँ पे COOH है, तो NH2 वाले आपके क्या है, ज्यादा हैं। ये ग्रुप भी जरूरी नहीं है NH2 ग्रुप ही सीधा रहा होगा, कोई बेसिक ग्रुप आपका होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये रहा है ना, नाइट्रोजीनियस बेसिक ग्रुप हमारा, तो ये यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका जो आप पढ़ते हो, आपका जैसे जो ग्वानिन जो हम पढ़ते हैं ना, आप GOC में पढ़ते हो कि भाई आपका जो मोस्ट बेसिक जो है ना, तो अपना ग्वानिन वहां पे आता है। तो ये आपका क्या है, यहाँ पे वही ग्रुप है, तो ये अपना क्या हो गया, यहाँ पे ये बेसिक ग्रुप है, ये एक बेसिक ग्रुप है, ठीक है, ये एसिडिक ग्रुप है। तो नंबर ऑफ बेसिक ग्रुप्स आर मोर देन योर एसिडिक ग्रुप, तो ये भी किस कैटेगरी में आएगा, बेसिक की कैटेगरी में ही आएगा। और सिमिलरली आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि भाई ये बेसिक रहा, ये एसिडिक रहा, और यहाँ पे ये नाइट्रोजन क्या है, एसिडिक है, सॉरी बेसिक है। तो अपना क्या हो गया, 2 बेसिक ग्रुप्स हैं, एक एसिडिक ग्रुप है, तो ये भी क्या हो गया, बेसिक। तो लाइसिन, अर्जिनिन एंड हिस्टिडीन, दीज आर योर बेसिक अमीनो एसिड्स। एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक, दीज आर योर एसिडिक ग्रुप्स। और बाकी जितने बच गए वो सारे क्या हैं, आपके न्यूट्रल हैं। और न्यूट्रल में हमने देखा 2 क्लासिफिकेशन, एक जिसमें साइड चेन नॉन पोलर है, और अब हम देखने वाले हैं बाकी 6 जो बचे हैं वो आपके क्या हैं, जिनमें साइड चेन आपकी पोलर है। जैसे अगर हम बात करें तो ये रहा, इसमें क्या है, अगर आप देखो तो OH ग्रुप है, तो ये अल्कोहल लगा हुआ है, ठीक है। तो अब एक COOH, एक आपका नाइट्रोजनस बेस, तो न्यूट्रल तो है लेकिन पोलर है, साइड चेन पोलर है, OH आ रहा है। साइड चेन देखिए फिनोल ग्रुप आ गया है ना, तो पूछ सकता है फिनोल किसमें, तो आपको पता होना चाहिए टायरोसिन में फिनोल है, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। यहाँ पे अमाइड की वजह से पोलैरिटी आएगी, यहाँ पे भी अमाइड है तो ये भी पोलर है। और यहाँ पे क्या है आपका SH है, तो SH है। मिथ्योनिन में S जो है कार्बन के बीच में आ गया था, इसलिए वो नॉन पोलर था। यहाँ पे SH है तो यहाँ पे पोलैरिटी रहेगी, तो वो एक पोलर ग्रुप आपका हो गया, ठीक है। तो हमने देखा यार, तो ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया इस तरीके से, है ना। तो पोलर नॉन पोलर के बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हो, या फिर आप केमिकल नेचर हमने देखा, एसिडिक, बेसिक एंड योर न्यूट्रल कंपाउंड्स। एक और क्लासिफिकेशन बचता है, कौन सा, अगर मैं बात करना चाहूं यार मेरे एसेंशियल और नॉन एसेंशियल के बेसिस पे, मतलब जो मेरे 20 नेचुरली ऑकरिंग अमीनो एसिड्स हैं, मैं बताना चाह रहा हूं कि यार कौन कौन से एसेंशियल है, कौन कौन से नॉन एसेंशियल है। देखिए हम यहाँ पे ना कुछ लिख नहीं रहे हैं, रिवीजन लेक्चर है, और आई थिंक आप लोगों ने पहले पढ़ रखा है, तो आप लोग यहाँ पे क्या सीधा कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो एसेंशियल कौन से हैं कि भाई अब 20 हैं, ठीक है, अब जरूरी तो है 20 के 20, ठीक है। तो अब उनमें से कुछ ऐसे हैं जो आपकी बॉडी में ऑलरेडी क्या सिंथेसाइज हो रहे हैं, जितनी अमाउंट में चाहिए थे उतनी अमाउंट में सिंथेसाइज हो रहे हैं। वो कौन से हैं, वो है नॉन एसेंशियल, मतलब मुझे बाहर से लेने की जरूरत उनको नहीं है किसी सोर्स से, दे आर ऑलरेडी बीइंग सिंथेसाइज्ड इन माय बॉडी, राइट। सो एक हो गया एसेंशियल, एक नॉन एसेंशियल। नॉन एसेंशियल मींस कि बॉडी में सिंथेसाइज हो रहे हैं, बाहर से लेने की जरूरत नहीं है। एसेंशियल मींस बॉडी में भाई नहीं बन रहे जितने चाहिए उतनी अमाउंट नहीं बन रही है, तो आपको कहां से लेने पड़ेंगे ये, तो बॉडी में जो सिंथेसाइज नहीं हो रहे हैं दोज आर एसेंशियल, जो सिंथेसाइज हो रहे हैं दोज आर नॉन एसेंशियल। तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से एसेंशियल हैं, कौन कौन से नॉन एसेंशियल हैं। हमने बात की कि यार आपके पास कितने हैं, 20 हैं, तो इन 20 में 9 है एसेंशियल, 11 हैं
नॉन एसेंशियल, तो हमने कहा 9 है एसेंशियल, 11 है नॉन एसेंशियल। तो कैसे याद करेंगे, तो YouTube पे मुझे एक ट्रिक मिली है, वो आपको भी बता देता हूं मैं कि क्या है ट्रिक। तो भाई ट्रिक है प्राइम मिनिस्टर इज वेरी इल टुडे, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इज वेरी इल टुडे, ये है आपकी एसेंशियल अमीनो एसिड्स को याद करने की टेक्निक। तो भाई क्या क्या है इसमें, पी से आपका, ठीक है, जो पहला जो लेटर है, जो कैपिटल हमने लिखा है, उसका पहला आप क्या लेटर पकड़िए और वहां से क्या है आपको पता लग जाएगा। जैसे पी से हमारा क्या आएगा भाई यहाँ पे फिनाइल एलेनिन, तो फिनाइल एलेनिन क्या हो गया हमारा एसेंशियल हो गया, ये रहा, दिस इज योर एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। एम से क्या है आपका मिथियोनिन, ये रहा मिथियोनिन, ये क्या है आपका एसेंशियल अमीनो एसिड, ठीक है। ये स्मॉल में इसको नहीं लेना है, तो प्राइम मिनिस्टर का पी और एम, वेरी का वी से आपका क्या है वेलिन, वेलिन ये रहा, दिस इज योर एसेंशियल, ठीक है। इल में तीनों कैपिटल हैं, तो आई भी आएगा, आई मतलब आपका क्या हो जाएगा आइसोल्यूसिन, ये आपका क्या है एसेंशियल। एल से क्या जाएगा आपका ल्यूसिन, ये भी क्या है एसेंशियल, और इस एल से क्या जाएगा लाइसिन, ठीक है। लाइसिन देखिए कहां पे, सिस्टीन, मिथियोनिन, ट्रिप्टोफैन, प्रोलीन, लाइसिन, ये रहा, दिस इज आल्सो योर एसेंशियल अमीनो एसिड। तो हमने कहा फिनाइल एलेनिन, मिथियोनिन, वेलिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन, और टी से आपका क्या है ट्रिप्टोफैन, ठीक है। ट्रिप्टोफैन कहां पे है, ये रहा, तो ये भी क्या है आपका एसेंशियल है। इसके बाद एक बचता है कौन सा आपका थ्रियोनिन, थ्रियोनिन भी आपका क्या है, मतलब टी से ही एक आपका आया आपका ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, ये भी आपका एसेंशियल है। अगर आप गिनो तो कितने हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, ये कितने हुए आपके, दोनों एसेंशियल है, आपके 8 हो गए। एक बचता है हिस्टिडिन, हिस्टिडिन भी आपका क्या है बच्चों एसेंशियल अमीनो एसिड है, ठीक है। अब वो ट्रिक में नहीं है, ट्रिक में आपके 7 आ रहे हैं। टी से आपको याद है तो ध्यान रखना, टायरोसिन को मत ले लेना ना, टायरोसिन नहीं है, टायरोसिन नॉन एसेंशियल है। तो आपका थ्रियोनिन एंड ट्रिप्टोफैन ये आपके एसेंशियल है, और एक आपका बच गया हिस्टिडिन, तो ये आपका क्या है एसेंशियल वहां पे है। तो हमने देखा यार, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इज वेरी इल टुडे, इल में इल के तीनों आई एल एल तीनों बड़े हैं, कैपिटल हैं, टुडे का टी कैपिटल है, वेरी का वी, इज में कुछ भी कैपिटल नहीं है, प्राइम मिनिस्टर में पीएम दोनों कैपिटल है, तो वहां से आप लगा सकते हो। टी जब आपका आएगा तो आपने कहा ट्रिप्टोफैन के साथ मुझे क्या लेना है, थ्रियोनिन भी लेना है, और लास्ट आपका हिस्टिडिन जो आपका एक बेसिक अमीनो ग्रुप है वो भी हमें यहाँ पे लेना है। तो ये आपका क्लासिफिकेशन होगा कि एसेंशियल कौन कौन से हैं, नॉन एसेंशियल कौन कौन से हैं ना। हमने बहुत सारा टाइम दे दिया है इसमें कि क्लासिफाई करने में क्या है क्या नहीं है ये सारा चीजें, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना, मेंस में या नीट पूछ सकता है ना कौन सा एसेंशियल है, मान लो सीधा क्वेश्चन आ गया इस पे तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। बाकी हमने बात किया कि चेन में भी हो सकता है कि पूछ लेगी किस में आपका इस तरह से कौन सा पोलर है, किस में एसएच ग्रुप है, किस में एरोमेटिक रिंग है, इस तरह हो जा सकता है ना। पूरा स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, एक रफ आइडिया आप लोगों को होना वहां पे चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे कैसे कैसे हम जो है अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हैं। 3-4 मेथड है, ठीक है। वो आपके नॉर्मल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप पढ़ते आए हो कि भाई ये अटैक करवाओगे ये बनेगा वो बनेगा, तो वो बहुत ही बेसिक है ना, उसमें कुछ भी टफ नहीं है। स्ट्रेकस सिंथेसिस देखेंगे हम, है ना, कैसे थैलेमाइड से बना सकते हैं ये देखेंगे हम, कूप सिंथेसिस क्या है ये भी देखेंगे, ठीक है। तो ये सारा देख के हम देखते हैं कि भाई ये खत्म हो जाएगा एक बार हमारा कि कैसे कैसे हम प्रिपेयर कर सकते हैं अमीनो एसिड्स को। फिर हम चलेंगे कि भाई आपके जो सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में कि आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है और उसके अराउंड किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, और फिर हाइड्रोलिसिस ऑफ पेप्टाइड और ना पॉलीपेप्टाइड्स वहां से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और फिर हम चलेंगे प्रोटीन्स को कैसे कैसे जो आपके प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी जो है ना उनकी डेफिनेशंस वगैरह हम एक बार देख लेंगे और इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कि भाई कैसे कैसे जो है आप अमीनो एसिड को सिंथेसाइज कर सकते हो। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं बच्चों प्रिपरेशन में पहला मेथड है अपने पास क्या है, अपने पास है भाई डाई इथाइल मेलोनेट। अब क्या है डाई इथाइल मेलोनेट, भाई अगर आपको याद हो मेलोनिक एसिड, भाई अपना ऑक्सैलिक एसिड क्या था COOH इस तरीके से। मेलोनिक में क्या हुआ था आपको याद होगा, भाई हमने कार्बोक्सिलिक में पढ़ा है ओम्स गैप, ऑक्सैलिक, मेलोनिक, सक्सेनिक, ग्लूटामिक, एडिपिक एंड देन पिमेलिक। तो अगर हम बात करें मेलोनिक की मतलब इन दोनों के बीच में एक CH2 ग्रुप यहाँ पे आ जाएगा। तो CH2 के साथ 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CH2 के साथ आपके 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप थे, और वहां पे हमने क्या है यहाँ पे अगर आप देखो तो एथेनॉल से रिएक्शन करवा के यहाँ पे अपन ने क्या बना रखा है, यहाँ पे एस्टर जैसा बना रखा है। तो डाई इथाइल मेलोनेट, राइट, अल्काइल अल्केनोएट। तो डाई इथाइल मेलोनेट है अपने पास, और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, अब पहले हमने इसकी रिएक्शन करवाई एक बेस से जो है NaOET, तो इससे रिएक्शन करवाओगे भाई। अब आपका ये H भाई बेस क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन लेगा। कहां पे है एसिडिक हाइड्रोजन, हमने NaOET ही क्यों लिया है ना, क्योंकि भाई
यहाँ पे आपका OET है, तो अगर मान लो यहाँ अटैक करता भी है तो कोई आपका फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है। अच्छा, तो बेस लेगा एसिड, एसिड कहाँ पे मिलेगा भाई, ये रहा आपका एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे माइनस आएगा वो इधर भी कॉन्जुगेशन में जाएगा, इधर भी कॉन्जुगेशन में जाएगा, रेजोनेंस अच्छा होगा, एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये लेगा यहाँ से H+, तो NaOET क्या करेगा, यहाँ पे H+ लेके बनाएगा माइनस। फिर हम क्या करवा रहे हैं, I2 हीट, तो I2 हीट क्या होगा भाई, अब देखिए, तो यहाँ पे आपके पास है C डबल बॉन्ड OET एंड देन C डबल बॉन्ड OET, राइट। यहाँ पे आया माइनस, I2 है मतलब I, ये अटैक करेगा यहाँ पे, I माइनस एक बेटा लिविंग ग्रुप बन के निकल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली आपका यहाँ पे I अटैच हो जाएगा, तो इसके साथ आपका I यहाँ पे लग चुका है। अब हम क्या कर रहे हैं, अगर आप देखो थर्ड स्टेप में हम कर रहे हैं भाई हाइड्रोलिसिस, ठीक है। हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा, H3O+ हीट, तो यहाँ पे जो आप ये जो एस्टर ग्रुप देख रहे हो, ये क्या बन जाएंगे दोबारा आपका, यहाँ पे एसिड हमें मिल जाएगा, तो CI, C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। और अगर आप हीट भी कर रहे हो तो भाई इसकी रिस्पेक्ट में अगर आप देखो तो ये अल्फा बीटा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका CO2 ग्रुप, यहाँ से CO2 गैस आपकी रिलीज हो जाएगी। CO2 रिलीज होगी तो आपके पास क्या बन गया है, एक तरफ है C डबल बॉन्ड OH, बीच में कार्बन, इधर है I, और फोर्थ स्टेप में आप NH3 का अटैक करवा रहे हो तो आपका आयोडाइड जो है एक बेटर लिविंग ग्रुप है, यहाँ पे आपका NH3 अटैक कर देगा और आपको मिलेगा फाइनली इस तरीके से NH2। तो हमें यहाँ पे अगर देखो तो हमें क्या मिल चुका है, ग्लाइसिन, जो ऑप्टिकली इनएक्टिव आपका अमीनो एसिड है, हमें यहाँ पे ग्लाइसिन मिल चुका है। तो ये पहला वाला आसान था, इस तरीके से क्या है हम अपना अमीनो एसिड बना सकते हैं। दूसरा देखिए गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस, तो आपके पास ये थैलेमाइड है, थैलेमाइड से हमने क्या किया, पहले भाई अपने को पता है इसमें ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, KOH से रिएक्शन करवाई, ये H+ जाएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, दोनों तरफ कॉन्जुगेशन में जा रहा है, एनायन स्टेबल है मतलब वो एसिडिक था। तो फिर क्या है दूसरी स्टेप में आप देखिए, तो अल्फा क्लोरो एसिड है अपने पास, तो अल्फा पे हेलोजन है और एसिड है, तो ये माइनस अटैक करेगा, यहाँ पे आपका Cl एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, निकल जाएगा, आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें मिलेगा बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे N था, N के साथ आपका C के साथ C डबल बॉन्ड OH अटैच हो जाएगा। फिर हम कर रहे हैं सिंपली हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस करोगे तो आपका ये जो है ये यहाँ से टूटेंगे और यहाँ पे वाटर का अटैक आप करोगे तो क्या होगा भाई, आपका OH जाएगा इसके साथ और आपका N के साथ क्या जाएगा, आपका HH लग जाएंगे, तो आपको क्या मिलेगा, एक तो आपको मिल जाएगा थैलिक एसिड जो आपका है बेंजीन के साथ, ये रहा 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्लस क्या मिलेगा हमें, ये यहाँ पे मिल चुका है हमें NH2 कार्बन C डबल बॉन्ड OH। अब मुझे किस तरह का, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है भाई आपका 1 डिग्री है, ठीक है, हमें यहाँ पे क्या है ग्लाइसिन मिल चुका है, अगर मान लीजिए मुझे एलेनिन चाहिए होता तो मैं यहाँ पे क्या एक CH3 लगा देता। हाँ वो बात है कि भाई यहाँ पे जैसे जैसे आप हिंड्रेंस बढ़ाते जाओगे तो वो सब्स्टिट्यूशन में दिक्कत आएगी, लेकिन अभी तो ये 2 डिग्री है, अभी तो यहाँ पे हो सकता है। तो इस तरीके से क्या है, हमें एलेनिन मिला, अगर यहाँ पे आप मिथाइल ग्रुप ले लेते तो आपको यहाँ पे क्या है, सॉरी ग्लाइसिन मिला, मिथाइल ग्रुप लेते तो आपको एलेनिन भी मिल जाता, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है हम गैब्रियल थैलेमाइड से भी ये सिंथेसिस कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं अमीनो एसिड्स को, और ये कॉम्प्रिहेंशन में जेईई एक बार पूछ चुकी है। अच्छा, स्ट्रैकर सिंथेसिस देखिए, स्ट्रैकर सिंथेसिस में क्या है भाई आपके पास, है ना, आपको नाम कुछ याद नहीं रखने हैं, सिंपल भाई आपको कंपाउंड दिया रहे, सबस्ट्रेट दिया रहेगा, आपको रिएजेंट दिए रहेंगे, आप आसानी से क्या है रिएक्शंस यहाँ पे करवा सकते हैं। अच्छा, हमारे पास अब क्या है, अगर आप देखो तो इथेनॉल है, तो आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, पहले हम रिएक्शन करवा रहे हैं अमोनिया से, तो क्या होगा CH3C, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड O था वाटर निकल जाएगा और आपका इस तरह से क्या है डबल बॉन्ड NH आ जाएगा। फिर हम करवा रहे हैं CN- का अटैक सेकंड स्टेप में, तो CN- आएगा, यहाँ पे अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, कार्बन इधर किया CN ने अटैक, इधर आ गया NH- है, वो सॉल्यूशन से H+ ले लेगा, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा NH2। फिर हम करवा दे रहे हैं हाइड्रोलिसिस, भाई अमीनो एसिड के लिए मुझे क्या चाहिए, एक कार्बन जिससे कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड हो, एक NH2 ग्रुप हो, NH2 तो आ गया है, इसको हाइड्रोलाइज अगर मैं कर दूंगा तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक भी आ जाएगा। साइनाइड का अगर आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो, है ना, पार्शियल नहीं कर रहा है, पार्शियल में अमाइड मिलता है, फुल्ली करोगे तो आपको यहाँ पे क्या है कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलेगा। तो अगर हाइड्रोलिसिस किया तो दिस ग्रुप विल कन्वर्ट इनटू COOH और आपको यहाँ पे अमीनो एसिड मिल जाएगा। ये भी आसान था। अगला मेथड देखते हैं बच्चों, अमीनेशन ऑफ अल्फा हेलो एसिड। तो हमने भी बात की थी मेथड बी में, तो हम क्या कर रहे हैं भाई, HVZ आपका हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन, तो हेल वोलार्ड
जेलिंस्की रिएक्शन हम करवा रहे हैं, तो आपके पास क्या है, एसिटिक एसिड है, तो CH3COOH रेड फास्फोरस विद Br2 क्या करेगा, ये अल्फा पोजीशन पे आपका हेलो ग्रुप लग जाएगा और आपका COOH ग्रुप जो है ये आपका रेड फास्फोरस विद Br2 और NH3 एक्सेस में है, ठीक है। तो NH3 एक्सेस में तो पहले क्या होगा भाई, आपकी जो एसिड है NH3 एक बेस है, तो अल्फा पे हेलो लगा, ये पहले ये होगा, ठीक। अब NH3 एक्सेस में तो क्या होगा, ये माइनस और आपका NH4 प्लस ये होगा। जैसे ये हुआ तो क्या होगा, ये इंटरनली इस पे अटैक कर देगा। तो यहां पे ध्यान देना क्या हो रहा है, यहां पे आपका SNNGP, ठीक है, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन हो रहा है यहां पे। तो ये 1 2 3 मेंबर बनेगी, तो एक आपका क्या है, कार्बन है, C डबल बॉन्ड O है और इस पे O ने अटैक कर दिया है, Br यहां से रिंग ग्रुप बनके निकल चुका है। अब क्योंकि अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनिया 3 मेंबर्ड स्टेबल तो है नहीं भाई, तो अमोनिया यहां पे अटैक करेगा, ये वापस इधर खुल जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, कार्बन जिसके साथ आ चुका है NH3 प्लस है, ठीक है, और आपका इस कार्बन के साथ C डबल बॉन्ड O माइनस, ये लीजिए दोबारा हमें यहाँ पे ग्लाइसिन मिल चुका है, ठीक है। चलिए, तो चारों के चारों बहुत ही बेसिक थे, आसान थे। एक लास्ट देखिए, कूप सिंथेसिस। तो कूप सिंथेसिस में क्या करते हैं हम, अगेन जो हमने यहाँ पे लिया था इथेनोइक एसिड, रेड फास्फोरस एंड Br2, तो पहली स्टेप तो सेम है। तो आपने इथेनोइक एसिड लिया, तो एसिड में आप क्या कर रहे हो, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन वहां पे लगा रहे हो बाई HBZ रिएक्शन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप सेकंड स्टेप अगर देखो तो आप वहां पे कंफ्यूज सकते हो। सेकंड स्टेप में आपको दिया गया है भाई DMSO, है ना, जो आपका एप्रोटिक सॉल्वेंट है, DMSO है और आपके पास NaHCO3 है। तो ये DMSO विद NaHCO3 ये क्या करेगा ना, ये थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है, लेकिन ये भी आसान ही है। देखिए, एसिड के साथ आपने रेड फास्फोरस Br2, सबको पता है क्या होगा, अल्फा पे हेलोजनेशन, तो यहां पे आ जाएगा Br। अब दूसरी स्टेप में जो DMSO है, डाई मिथाइल सल्फोक्साइड, क्या है भाई DMSO, CH3 S डबल बॉन्ड O CH3, ये क्या करेगा भाई, यहाँ पे इस ब्रोमीन ग्रुप की वजह से क्या है, यहाँ पे आपका डेल्टा प्लस आ रहा होगा, ठीक है। अच्छा, तो क्या है, इस ऑक्सीजन के पास क्या है, आपके लोन पेयर हैं, तो ये ऑक्सीजन क्या है, यहाँ पे अटैक कर देगा। ये ऑक्सीजन अटैक करेगा तो क्या होगा, इस पे प्लस चार्ज आएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो सल्फर पे प्लस चार्ज आएगा। मतलब यहाँ से क्या मिलेगा आपको, कार्बन इस पे COOH ग्रुप है, ठीक है। यहाँ पे Br था जिसको रिप्लेस कर दिया है और अपने पास आ गया यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ एक सल्फर ग्रुप है अपने पास जिसपे प्लस चार्ज आ चुका है। अब क्या होगा, जो NaHCO3 है, अब क्या ऐसा बना, NaHCO3 क्या करेगा, NaHCO3 आपका यहां से एसिडिक, यहां से इस हाइड्रोजन को निकालेगा और यहाँ पे CH2 माइनस बनाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस है, वो NaHCO3 एक बेस का काम करेगा, वो H प्लस निकालेगा और यहाँ पे प्लस माइनस आएगा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या मिला यहाँ से, सल्फर डबल बॉन्ड CH2, एक आपका CH3 ऑक्सीजन, कार्बन C डबल बॉन्ड OH, भाई ये मिल चुका है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब यहाँ पे आपकी एक साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है। क्या होगा वो उस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में, यहाँ से शुरू करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है पहले आपका C डबल बॉन्ड OH, उसके साथ एक कार्बन है, ठीक है, ये रहा। उस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, उसी कार्बन से एक ऑक्सीजन कनेक्टेड है, ये गया ऑक्सीजन। यहाँ पे आपके पास क्या है भाई, ये गया आपका ऑक्सीजन, सल्फर डबल बॉन्ड CH2, इसके साथ ऑलरेडी एक CH3 था। तो क्या होगा, उस साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट में एक 5 मेंबर रिंग बनेगी, जहां पे क्या होगा भाई, आपका ये शिफ्ट करेगा इधर, ये शिफ्ट करेगा इधर और ये शिफ्ट कर जाएगा इधर, ठीक है। तो बेसिकली ये आपका शिफ्ट कर जा रहा है सल्फर पे ही, ठीक है। ये डबल बॉन्ड जो था ये आपका इधर शिफ्ट करेगा, तो ये हाइड्रोजन को लेकर यहां से चला जाएगा। तो इधर COOH है, ठीक है। इस पे क्या हुआ है, ये यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट जो कार्बन है वहां पे ये डबल बॉन्ड बन गया है, एक H ये वाला यहाँ पे था, इस H को लेके चला गया है ये सल्फर। तो दूसरा प्लस क्या मिलेगा आपको, सल्फर जिसपे एक मिथाइल ऑलरेडी था, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो CH2 था, एक H आ गया, CH3, यहाँ पे भी CH3 आ गया और यहाँ पे आपके पास लोन पेयर रहेंगे, ठीक है। तो आपको मिल चुका है क्या, आपको ये मिल चुका है। अब देखिए NH3 है आपके पास एक्सेस में, क्या होगा, NH3 है तो आपके पास एल्डिहाइडिक ग्रुप है, तो एल्डिहाइडिक ग्रुप है, NH3 का अटैक करवाओगे तो सेम आपके पास क्या होगा, C डबल बॉन्ड OH है,
वाटर निकलेगा NH, ये बन जाएगा NaBH4 से रिडक्शन करवाओगे तो इस इमीन का रिडक्शन हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक को तो रिड्यूस कर नहीं सकता है, तो C के साथ आपको इस तरह से NH2 मिल जाएगा। और आपको यहाँ पे भी आपको अमीनो एसिड बच्चों के यहाँ मिल चुका है। तो ये है आपका कूप सिंथेसिस, ठीक है। कूप सिंथेसिस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक नजर बस आपको पता होना चाहिए कि भाई ऐसे भी है क्या, कुछ कुछ करके हम बना सकते हैं, ठीक है। बाकी चारों जो पढ़े हैं हमने पहले कि भाई मेलोनेट से कैसे बनाया है, गैब्रियल थैलेमाइड, स्टेरकस सिंथेसिस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब आपको क्या है पता होना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका कौन सा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वाला पार्ट। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई अपना इलेक्ट्रोफोरेसिस और अपना जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट वगैरह है ये सब क्या है। पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें कि हमें कैसे पता लगा यार कि ऐसी कुछ फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा होगा अमीनो एसिड, तो अगर हम बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टीज की, तो मैंने कहा यार अगर मैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देखूं तो क्या क्या है भाई, हम तीन चीजों की बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में जनरली, ठीक है। अगर मैं बात करूं नंबर ए, मैं बात कर रहा हूं इनके मेल्टिंग पॉइंट की, तो मैंने कहा अगर इनकी भाई अपीयरेंस की बात करें तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। और क्या है वो वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या होते हैं, ये आपके मेल्ट होते हैं, ठीक है। तो वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या है, ये आपके मेल्ट होते हैं, मतलब इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उम्मीद से कुछ ज्यादा ही है, जितना हम सोच रहे थे उतना नहीं है, उससे कुछ कहीं ज्यादा है। अच्छा, दूसरी बात हमने इनकी सोल्युबिलिटी देखी, तो चाहे इनमें क्या है आपका नॉन पोलर ग्रुप हो, हाइड्रोफोबिक पार्ट्स हैं, उसके बाद भी वाटर में क्या है ये एप्रिशिएबली सोल्यूबल है ना। तो वाटर सोल्यूबल ये आपके मतलब हैं, अच्छे खासे वाटर सोल्यूबल हैं, ठीक है भाई। तीसरी चीज की हमने बात की कि मान लीजिए अगर हम बात करें कि डायपोल मोमेंट की, डायपोल मोमेंट की, तो वो भी क्या है भाई अच्छी खासी आई, मतलब क्या है इनकी हाई डायपोल मोमेंट, मतलब ज्यादा है इनके डायपोल मोमेंट भी। अच्छा, तो इन तीनों चीजों को देख के मैंने कहा यार मेरी उम्मीद इतनी थी, आई वाज एक्सपेक्टिंग दिस मच, लेकिन ये कहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, मतलब क्या रहा होगा, ठीक है। तो एक बात हमें यहाँ से, ठीक है, तो एक बात ये हो गई कि भाई कुछ ना कुछ ऐसी फॉर्म में वो एग्जिस्ट कर रहा होगा जिसकी वजह से उसके डायपोल मोमेंट बहुत ज्यादा हाई है, और डायपोल मोमेंट अगर हाई है तो ऑब्वियसली वो पोलर सॉलिड में ज्यादा डिसॉल्व होगा, और पोलर सॉलिड में डिसॉल्व होगा, डायपोल मोमेंट हाई है, तो जिस फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर रहा है उसी की वजह से क्या उसका मेल्टिंग पॉइंट भी कुछ इस तरह का आ रहा है। अच्छा, फिर क्या है, हम एक दूसरी बात करते हैं यहाँ पे। तो हमने एक चीज ये देखी, हम लिंक करने की कोशिश करेंगे दो तीन चीजों को यहाँ पे। तो क्या होता है कि भाई मान लीजिए आपके पास, जैसे हम अज्यूम करते हैं एक अमीनो एसिड है इस तरह का, ग्लाइसिन ही ले लेते हैं, NH2, ठीक है। अच्छा, अब मानते हैं कि भाई मेरे पास क्या है, एट वेरी लो पीएच, ठीक है, एट वेरी लो पीएच, अगर आप पीएच को बहुत ही कम रखोगे तो क्या होगा भाई, ये बेस जो है ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा और ये डिसोशिएट नहीं हो पाएगा क्योंकि पीएच आपकी बहुत कम है। तो हमने कहा भाई पीएच बहुत कम है मतलब एसिडिक सॉल्यूशन है, तो ये हो जाएगा NH3+ C डबल बॉन्ड OH। आपका वेरी लो पीएच पे क्या होगा, अगर हम बात करें वेरी हाई पीएच, ठीक है, ये तो है वेरी लो पीएच, अगर हम बात करें वेरी हाई पीएच मतलब मैंने बेसिक बना दिया सब कुछ, तो क्या होगा भाई ये भी H+ दे देगा, ये भी H+ दे देगा, मतलब आपके पास बन जाएगा NH2C डबल बॉन्ड O-, कुछ इस तरह की फॉर्म। अगर आप एक इंटरमीडिएट पीएच की बात करोगे तो क्या होगा, जैसे भाई हमने कहा कि भाई वेरी लो पीएच पे आपका कुछ इस तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा अमीनो एसिड, वेरी हाई पीएच पे इस तरह से। अगर ये फॉर्म जो है मेरी क्या है भाई, आप देख पा रहे हो इसमें क्या अमीनो के ऊपर क्या है प्लस आ गया है, तो ये क्या आपकी कैटायनिक फॉर्म है, ये आपकी क्या है भाई एनायनिक फॉर्म है, ठीक है, ये आपकी क्या है कैटायनिक फॉर्म है, ये एनायनिक फॉर्म है। अब अगर आप मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर अगर हम देखें कि भाई अगर एक सॉल्यूशन है, हमने उसमें क्या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया, तो इसकी मूवमेंट कहां होगी, कैथोड की तरफ होगी या एनोड की तरफ। तो हमने कहा यार ये कैटायनिक फॉर्म है और कैटायन जो है वो कैथोड की तरफ जाते हैं, तो इसकी मूवमेंट होगी आपकी कैथोड की तरफ, ये एनायन इसकी मूवमेंट होगी आपकी एनोड की तरफ। तो एक ऐसी इंटरमीडिएट पीएच होगी, तो मैंने कहा एट वेरी लो पीएच इफ आई टॉक अबाउट ग्लाइसिन, सो दिस पर्टिकुलर फॉर्म विल गो टू कैथोड, एट वेरी हाई पीएच बिकॉज़ सॉल्यूशन इज बेसिक, सो दिस फॉर्म विल गो टू एनोड। तो एक ऐसी इंटरमीडिएट पीएच बीच में कहीं आनी चाहिए, बिटवीन दैट हाई एंड लो देयर शुड बी ए पीएच, कि अगर वो पीएच रही और फिर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाओगे तो आपके इसकी मूवमेंट किधर भी नहीं होगी, ठीक है। तो हम जो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंडर जो इसकी मूवमेंट की बात कर रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो ये क्या है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये है इलेक्ट्रोफोरेसिस,
इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड योर इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो हमने कहा कि भाई एक इंटरमीडिएट पीएच पे जब मेरा ये कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा होगा कि ये H+ ना दे लेकिन कार्बोक्सिलिक H+ दे, तो वहां पे प्लस भी है माइनस भी है, तो कैटायन और एनायन बराबर हैं। तो कैटायन और एनायन क्या है आपके यहां पे बराबर हैं। तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द मूवमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल विल नॉट हैपन। ठीक है, तो ना तो एक कैथोड पे जाएगा ना ये एनोड पे जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका प्लस वाला और माइनस वाली फॉर्म क्या है यहां पे बराबर है। अच्छा ठीक है भाई, और इसी pH को एंड दिस पर्टिकुलर pH at which the movement of amino acids will not happen under the influence of electric field, that pH is known as your PI, isoelectric point। ठीक है, that is known your isoelectric पॉइंट। तो आई होप आपको समझ में आ गया आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है, कि वो pH जहां पे इसकी मूवमेंट ना तो कैथोड की तरफ होगी ना एनोड की तरफ होगी, क्योंकि इसमें कैटायन और एनायन का कंसंट्रेशन क्या होगा बराबर होगा। ठीक है, अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए कि मुझे कैसे पता लगेगा कि यार वो pH क्या है। अच्छा तो भाई जैसे मान लीजिए आपके पास एक अमीनो एसिड है, ग्लाइसिन को ही लेते हैं क्योंकि सबसे आसान है बेचारा, और आपका NH3। ठीक है, अच्छा तो मैंने कहा यार मेरा जो इंटरमीडिएट पीएच पे है उस पे किस तरह की फॉर्म एग्जिस्ट कर रही है, C++O-। वेरी हाई पीएच पे क्या होगा? ठीक है, ये क्या है? इंटरमीडिएट पीएच पे है, और इसी फॉर्म को बोलते हैं बच्चों ज्विटर आयन। ज्विटर आयन, तो यही है आपकी ज्विटर आयनिक फॉर्म, जहां पे आपका कैटायन एनायन कंसंट्रेशन क्या होगा बराबर होगा, कुछ इस तरह की। ठीक है, अच्छा और क्योंकि इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा वो, तो यहां से आप आईडी लगा सकते हो यार, क्योंकि ये डाइपोलर है, इसकी वजह से इसका डाइपोलमेंट बहुत हाई है, इसी की वजह से क्या है आपका सोलिबिलिटी बहुत हाई है, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये सारी चीजों को एक्सप्लेन भी आपका करता है। ये ज्विटर आयन है, अगर आप बहुत ही क्या है हाई पीएच पे बात करोगे तो क्या होगा, ये भी H+ लूज कर देगा और आपका आएगा NH2C++O-, जो कि आपकी एक एनायनिक फॉर्म है, और यहां पे आपकी एक कैटायनिक फॉर्म आएगी एट लो पीएच। राइट, ये हम बात कर चुके हैं। तो मान लीजिए इसका जो कांस्टेंट है वो Ka1 है। ठीक है, यहां पे जो कांस्टेंट है वो है Ka2। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मेरा Ka1 क्या होगा? Ka1 को आप लिख सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+, क्योंकि भाई ये जब डिसोशिएट हुआ तो हमने कहा इसने क्या है, COOH ने आपको H+ दिया, तो H+ आएगा इनटू ज्विटर आयन डिवाइडेड बाय कैटायनिक फॉर्म का कॉन्सेंट्रेशन है ना भाई, इधर कैटायनिक फॉर्म है। अच्छा सिमिलरली Ka2 आप लिख सकते हो क्या, H+ इनटू एनायनिक फॉर्म है ना भाई, H+ जब ये डिसोशिएट हुआ तो NH3+ ने H+ दिया, तो H+ इनटू कंसंट्रेशन ऑफ दिस डिवाइडेड बाय योर ज्विटर आयन का कंसंट्रेशन। यहां से अगर मैं इन दोनों K1 इनटू K2 को मल्टीप्लाई कर दूंगा, K1 इंटू K2, तो क्या आ गया भाई आपका, तो यहां से आपका आ जाएगा H+ का स्क्वायर इंटू एनायन का कंसंट्रेशन डिवाइड बाय कैटायन का कंसंट्रेशन, है ना। नेगेटिव लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, तो इधर बन जाएगा क्या, pKa1 प्लस pKa2 इक्वल से क्या हो जाएगा भाई, नेगेटिव लॉग लेंगे तो इस तरफ हो जाएगा आपका 2pH प्लस लॉग, क्योंकि नेगेटिव लिया है तो इस बार कैटायन को ऊपर ले जाइए, कैटायन बाय एनायन। अच्छा तो हम क्या कह रहे हैं कि भाई आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इज दैट पॉइंट और दैट pH अंडर विच योर concentration of cationic form and anionic form is equal, so that there is no net movement under electric field। तो हमने कहा कि भाई आपका क्या होगा, अगर हम बात करें at Pi क्या होगा, concentration of cation equal to concentration of anion, जो इस टर्म को भगा देगा, और यहां से जो pH आएगी यही pH तो आपकी Pi है। क्या आया, pKa1 प्लस pKa2 बाई 2, तो वो आ गया pKa1 प्लस pKa2 बाई 2। बस यही चाहिए था मुझे पता लग गया यार कि मैं pH कैसे निकाल सकता हूं, कि भाई यहाँ का pKa1 इस वाली फॉर्म का, pKa2 बाई 2। अच्छा तो इस तरीके से क्या है, आप इस आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को निकाल सकते हो। लेकिन सपोज करिए भाई, मान लीजिए जैसे अगर हम बात करें ग्लाइसिन की, जनरली आपका जो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट होगा वो आपका क्या है ना, कुछ
5.5 5.8 इससे 6.5 इस टाइप के बीच का रहेगा ना, इस रेंज में रहेगा यार। तो आपका 5 से 6 के आसपास का क्या है आपका 5 पॉइंट समथिंग से 6 पॉइंट समथिंग के आसपास का आपका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जनरली रहता है। तो ये तो हमने बात की, ये वाला मॉलिक्यूल अपना न्यूट्रल था। न्यूट्रल मींस द नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाज इक्वल टू योर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स, राइट। अच्छा, कोई फॉर्म मान लीजिए ऐसी हुई जिसमें क्या है नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स आर मोर देन योर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप्स। उसमें क्या होगा, तो मैं कह रहा हूं आपके पास एक कार्बन है जिसपे एक COOH है, एक NH3 है, उसी पे आगे चल के मान लीजिए एक और COOH है, ठीक है, बीच में मान लीजिए एक और कार्बन है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो योर दिस इज बेसिकली योर एसिडिक ग्रुप है ना। अगर हम बात करें एस्पार्टिक एसिड की, ग्लूटामिक एसिड की, कुछ इस तरह का है। उसका pH हम कैसे निकालेंगे, उसका PI कैसे निकालेंगे, तो हमने कहा यार एट वेरी लो pH क्या होगा, वेरी लो pH पे क्या होगा, ये होगा। फिर आपका आएगा pK1 पे क्या होगा, जो ज्यादा एसिडिक है वो अपना H+ देगा। ज्यादा एसिडिक कौन है भाई, ये आपका इस ग्रुप के पास कौन है, ये वाला कार्बोक्सिलिक है, तो ये ज्यादा एसिडिक होगा। तो हमने कहा पहले क्या होगा आपका C+OH कार्बन कार्बन C+O- NH3 प्लस, यही है मेरी ज्विटरायनिक फॉर्म, राइट। फिर क्या होगा आपका pH आप और बढ़ाओगे, pK2 है ना, K2 तो क्या होगा फिर आपका भाई, अब आपका ये ज्यादा एसिडिक है। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करोगे तो अगर इसको आप X ग्रुप बोल रहे हो, इसको Y ग्रुप बोल रहे हो, इसको आप Z ग्रुप बोल रहे हो, तो कार्बोक्सिलिक में भाई पहले X की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, किससे, X के बाद नंबर आएगा Z का, उसके बाद आएगा आपका Y का, ठीक है। अगर हम बात करें तो यार इनका pK जो कार्बोक्सिलिक है वो 10 टू द पावर, मतलब अगर हम बात करें K की -5, मतलब pK 5 के आसपास रहता है। इस NH3+ वाले जो है आपके इनका 9-10 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो आपका ये क्योंकि वो NH3 के ज्यादा पास है प्लस के, ठीक है, ये -I से इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ और बढ़ाएगा, तो X ग्रेटर देन Z ग्रेटर देन Y ये होगा आपका। K2 पे क्या होगा, ये भी H+ दे देगा, मतलब आपका C+O- कार्बन कार्बन C+O- यहाँ पे आपका NH3 प्लस, और अब आपका K3 पे क्या होगा आपका, इधर C+O- है, कार्बन कार्बन इधर C+O- है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा NH2। ये हो गई आपकी एनायनिक फॉर्म, ठीक है। और हमने कहीं पे गलती कर दी बच्चों, क्या गलती कर दी वो एक बार देख लेते हैं। हमने कहा भाई पहले आपकी ये फॉर्म होगी, फिर आपका ये H+ जाएगा तो ये हो जाएगा, तो ये होगी हमारी K1 पे गया ये, K2 पे होगा ये, K3 पे होगा ये, ठीक है, कहीं गलती नहीं की, यहाँ पे प्लस मैंने देखा नहीं, ठीक है ना, एवरीथिंग इज फाइन, ठीक है। तो ये अपनी एनायनिक फॉर्म है, ये भी अपनी एनायनिक फॉर्म ही है, क्योंकि भाई 2 माइनस है 1 प्लस है, ठीक है। ये ज्विटरायनिक फॉर्म है और ये अपनी क्या है, कैटायनिक फॉर्म है। अब हमने क्या किया अभी, जो हमने पहले क्या देखा कि ज्विटर आयन जहां पे था तो pK1 प्लस pK2, ज्विटर आयन के लेफ्ट साइड राइट साइड का जो K था उन दोनों का pK निकाल के प्लस करके बाई 2 कर दीजिए, वो देता है आपको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। सेम केस यहां पे आएगा, ये है ज्विटर आयनिक फॉर्म, ज्विटर आयनिक के इधर की साइड, ज्विटर आयनिक के इधर की साइड दोनों लीजिए उनका, तो pH यहां पे जो हो जाएगा, हम बात कर रहे हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की, तो वो हो जाएगा pK1 प्लस pK2, ठीक है। इसके इधर है pK1 उधर है pK2 बाई 2। तो अगर एसिडिक ग्रुप हैं तो जो आपके जो एसिडिक ग्रुप हैं उनका जो pK है बाई 2 कर दीजिए। अगर आपके बेसिक ज्यादा होते तो आपका क्या होता, मान लीजिए यहीं पे आपके बेसिक ज्यादा होते तो बेसिक हो जाते, तो मान लीजिए ये ज्विटरायनिक फॉर्म है, ज्विटरायनिक के इधर आपका उसमें pK2 आएगा बच्चों, pK3 आएगा, pK1 कुछ इधर आएगा ना, ज्विटरायनिक फॉर्म आपकी कुछ यहां पे बनेगी। क्योंकि समझिए भाई, देखिए मान लीजिए कार्बन है, हमने कहा एक R है, मान लीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये R2 है, ये मान लीजिए NH2 ग्रुप है, और ये R3 है, ये भी NH2 ग्रुप है। तो पहले आपका एक लो pH ये रहेगा, तो पहला जो Ka1 आएगा उसमें क्या होगा आपका, ये H+ दे देगा, तो ये यहाँ पे आपका COOR1 जो है, R जो है वो माइनस का बन जाएगा, लेकिन आपका R2 अभी भी प्लस रहेगा, R3 भी प्लस रहेगा। देखिए तो जब कार्बोक्सिलिक वाले का जो Ka आया वहां पे ज्विटरायनिक फॉर्म नहीं बनी, यहां से ज्विटरायनिक फॉर्म बनेगी, तो यहां पे K2 आएगा और फिर ज्विटरायनिक बनी, और यहां पे K3 आएगा, तो K2 प्लस K3 बाई 2 होगा, ठीक है। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि एसिडिक के केस में कैसे होगा, बेसिक के केस में कैसे होगा, न्यूट्रल के केस में कैसे होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, एज वेल एज कुछ क्वेश्चन किससे रिलेटेड करेंगे, तो वो टॉपिक भी एक बार देख लेते हैं फटाफट। कि भाई हमने बात की कि प्रोटीन का आप हाइड्रोलिसिस करोगे, अगर पार्शियल करोगे तो पेप्टाइड्स मिलेंगे, और पेप्टाइड्स को अगर आप और हाइड्रोलाइज करोगे, अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कर दोगे प्रोटीन्स का, देन यू विल एंड अप गेटिंग योर अमीनो एसिड्स, राइट। तो कैसे बन रहे हैं अमीनो एसिड्स, तो आपने मान लीजिए
जैसे मान लीजिए आपके पास एक ग्लाइसिन है, हम कह रहे हैं मैं ग्लाइसिन और एलेनिन से बनाना चाह रहा हूं, ठीक है। तो ग्लाइसिन अपना क्या है, C के साथ इधर C डबल बॉन्ड OH था, इधर आपके पास NH2 था। एलेनिन क्या था आपके पास, ये NH2, इस कार्बन पे एक CH3 ग्रुप था, ये C डबल बॉन्ड OH था। हमने बात की थी ग्लाइसिन इज द ओनली अमीनो एसिड व्हिच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, राइट, एंड दिस इज योर ऑप्टिकली एक्टिव, दिस इज एलेनिन। ग्लाइसिन को लिखते हैं GLY से, एलेनिन को लिखते हैं ALA से। क्या होगा भाई, कंडेंसेशन कराना है तो ये NH2 आएगा, यहां अटैक मारेगा, ये वाटर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या बनेगा, NH2C CONH, C पे CH3 C डबल बॉन्ड OH, यही है। और इसी तरीके से क्या है, हम स्टैंडर्ड लिखते हैं कि भाई आपका NH2 जो है वो लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए, क्योंकि भाई देखिए अगर इस तरीके से हो रहा है कि भाई आपका NH2 इस पे अटैक कर रहा है, अमाइड ग्रुप बन रहा है, ये बन गया आपका पेप्टाइड लिंकेज, और इसको क्या बोलेंगे, डाइपेप्टाइड। तो ध्यान रखना, डाइपेप्टाइड का मतलब ये नहीं है कि इसमें दो पेप्टाइड लिंकेज होंगे, नहीं, जितनी यूनिट जुड़ रही है वहां से नाम आ रहा है। मैंने ग्लाइसिन एलेनिन 2 यूनिट को जोड़ा तो मेरा बना डाइपेप्टाइड। मैं अगर 10 यूनिट को जोड़ूंगा तो मेरे पेप्टाइड बॉन्ड्स तो 9 ही आएंगे, लेकिन दैट वुड नॉट, वी विल कॉल दैट डेकापेप्टाइड, ठीक है। तो जितनी यूनिट से मिलकर बन रहा है उसके अकॉर्डिंग आपका नाम आएगा, ठीक है। तो अगर 10 है तो मतलब दैट वुड बी कॉल्ड एज डेकापेप्टाइड, और लेकिन उस पेप्टाइड बॉन्ड कितने रहेंगे, 9 ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो आई होप दिस इज क्लियर। और एक बात ये है, ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपके इसमें, है ना। और हम बात कर रहे थे कि भाई अगर हम बात करें स्टैंडर्ड उसकी, तो आपका NH2 लेफ्ट में रहेगा और आपका जो एक कार्बोक्सिलिक बचेगा, क्योंकि अटैक कौन कर रहा है, NH2। तो जो लास्ट में रहेगा उसका कार्बोक्सिलिक तो सेफ है ना यार, उस पर किसी ने अटैक ही नहीं किया, तो आपका लास्ट वाले का NH2 अटैक कर देगा, इस तरीके से पेप्टाइड बन जाएगा। और आपका इस तरीके से क्या है, हम आपका मतलब अमीनो एसिड से पेप्टाइड, पेप्टाइड से प्रोटीन मिलेंगे। प्रोटीन में जब बहुत सारे अमीनो एसिड है ना, आप कह सकते हो कि भाई मोर देन 100, जब आपका मोलिकुलर वेट ओवरऑल मिला के 10,000 के आसपास पहुंच जाएगा, तब हम उनको प्रोटीन बोलते हैं। एक एक्सेप्शन भी है, इंसुलिन, जिसमें केवल 51 अमीनो एसिड ही आपके होते हैं, लेकिन जनरली क्या है, बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर क्या प्रोटीन बनाते हैं, है ना। ग्रेटर देन 100 की बात हम करते हैं। चलिए, तो इस तरीके से क्या बनेगा, इसका नाम किस तरीके से लिख देंगे वो लोग, इसका नाम लिख देंगे भाई, इधर क्या है आपका ग्लाइसिन है तो GLY डैश लगाया, ALA, कुछ और भी होता डैश लगा के इस तरीके से क्या है आपका आगे चलता जाता, ठीक है। तो ये हो गया अपना पेप्टाइड किस तरीके से होगा। तो इसके क्वेश्चन भी हम साथ साथ ही कर लेंगे, इसमें कुछ बहुत ज्यादा क्या है सोचने का या फिर समझने का है नहीं, क्वेश्चंस के थ्रू आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि जेई किस तरीके के क्वेश्चन जो है इसमें पूछती है। चलिए, पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, पूछा गया है कि भाई एट PI इक्वल 6 है, ठीक है। अपना PI कितना है, 6 है, मतलब आइसोलेक्टिक पॉइंट, मतलब pH कितना है आपका आइसोलेक्टिव पॉइंट के लिए 6 है। तो बोल रहे हैं pH इक्वल्स 1 अपना है सॉल्यूशन में, तो बोल रहे हैं कि भाई बताइए कि ये अमीनो एसिड की कौन सी फॉर्म डोमिनेट करेगी। अच्छा, अपने को बताया कि अगर आपका pH कि भाई इफ pH लेस देन PI अगर हो तो आपकी कौन सी फॉर्म डोमिनेट करती है, कैटायनिक फॉर्म। कि भाई अगर आपका PI से कम pH तो कैटायनिक फॉर्म एग्जिस्ट करेगी। कैटायनिक फॉर्म मतलब आपका जो ये बेसिक ग्रुप है ये ले लेगा आपका प्लस, ठीक है, और ये आपका डिसोशिएट COOH आपका नहीं होगा, तो आपकी कैटायनिक फॉर्म होगी। pH इक्वल्स PI होता तो आपका यहाँ माइनस आ जाता, और अगर आपका pH ग्रेटर देन PI होता तो आपका ये प्लस यहाँ पे नहीं होता और माइनस था, तो आपकी एनायनिक फॉर्म प्रिडोमिनेट करती, लेकिन क्योंकि pH इज लेस देन PI और कैटायनिक फॉर्म विल प्रिडोमिनेट। तो काफी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आपको एक अमीनो एसिड दिया गया है जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं X और Z, एक आपका अमीनो ग्रुप है Y, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप का pK, आपको सबकी pK वैल्यूज दी गई हैं। तो pK फॉर दिस ग्रुप इज 4.3, फॉर दिस ग्रुप इज 9.7, फॉर दिस ग्रुप इज 2.2। तो अपने को बताना है PI। हमने कहा था कि इफ योर एसिडिक ग्रुप्स आर मोर देन योर बेसिक ग्रुप्स, तो आपका उस केस में जो PI होगा वो क्या होगा कि भाई एसिडिक ग्रुप्स जो हैं उनका pK का सम बाई 2, मतलब इसका क्या हो जाएगा, इसका pK प्लस इसका pK बाई 2, मतलब 4.3 प्लस 2.2 जो भी आएगा बाई 2, दिस वुड बी योर PI। अगला क्वेश्चन जैसे हमने बात की कि भाई आपके पास अमीनो एसिड्स हैं, आप क्या करवा रहे हो, कंडेंसेशन पॉलिमराइजेशन करवा रहे हो, आप पेप्टाइड्स बना रहे हो, तो एक पेप्टाइड आपको बना के दे दिया है और पूछ रहे हैं कि भाई इसका अगर आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करोगे, सो नेम द अमीनो एसिड्स दैट यू आर गोना गेट फ्रॉम हियर। तो हम क्या कर रहे हैं भाई, हाइड्रोलिसिस करवाइए, ये आपका अमाइड है, देखिए पेप्टाइड ये हमें मिल गया, यहां से तोड़ दीजिए, कार्बोक्सिलिक वाले के साथ जाएगा OH, तो एक तो आपका आ गया NH2, C के साथ एक CH3 है, C डबल बॉन्ड OH, प्लस एक आपका आ गया NH2, इसके साथ C डबल बॉन्ड OH है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, दिस इज योर ग्लाइसिन, और उसके जस्ट अगला एक R की जगह CH3 आ गया, दिस इज योर एलेनिन, राइट, एलेनिन।
NiNe, राइट। चलिए अच्छा, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, आपको एक इथाइन दिया गया है, क्या करवा रहे हैं, कैटालिटिक हाइड्रेशन, फिर NH3 + HCN, स्टेरस सिंथेसिस, हाइड्रोलिसिस। क्या होगा भाई, यहां से अगर आप कैटालिटिक हाइड्रेशन कराओगे तो आपको मिल जाएगा क्या, ये। अब ये मिल गया है, स्टेरस सिंथेसिस में हमने सेम ही किया था, तो कुछ नहीं है, बस यहां से जो फर्स्ट प्रोसेस है इसके थ्रू इन्होंने A जो बनाया है वो क्या बनाया है आपका, इथेनॉल। एल्डिहाइड ग्रुप आ गया है, अगर आप पहले क्या है NH3 से रिएक्शन करवाओगे तो आपका इमीन बन जाएगा, HCN से अटैक करवाओगे CN, ये इधर शिफ्ट होंगे, हाइड्रोलिसिस करवाओगे COOH आएगा, तो सिंपली आपका क्या बन गया यहाँ पे, एलेनिन बन गया है। बहुत ही आसान था, कुछ भी टफ यहाँ पे नहीं था। अब हम क्या है, 2-3 क्वेश्चन जो जेई पूछ चुकी है अच्छे क्वेश्चन, वो क्वेश्चन हम यहाँ पे करने की कोशिश करते हैं, और काफी आसान क्वेश्चन है। देखिए क्या है, इसमें आपको सिंपल, मतलब इसमें बायोमोलिक्यूल्स ना भी पढ़ो तो भी आप लोग जो है इनको, मतलब बायोमोलिक्यूल्स की थोड़ी बहुत नॉलेज भी हो, बहुत ज्यादा नहीं तो भी आप इनको कर सकते थे। पहला क्वेश्चन देखिए, एक बोल रहे हैं टेट्रापेप्टाइड है, टेट्रापेप्टाइड है जिसमें COOH ग्रुप जो है वो आपका एलेनिन पे है। हमने बात की थी कि अगर आपका टेट्रापेप्टाइड है मतलब आपके क्या होंगे भाई, इसमें 4 अमीनो एसिड होंगे, 3 पेप्टाइड बॉन्ड होंगे, एक इनके बीच, एक इनके बीच, एक इनके बीच, और क्योंकि यहाँ पे आपका अमाइड होगा, यहाँ अमाइड, यहाँ अमाइड, तो जो लास्ट वाला है उसका बचेगा C+OH ग्रुप, और जो सबसे लेफ्ट में उसका बचेगा NH2 ग्रुप, और यही है अपनी इसको राइट करने की सही कन्वेंशन। तो मैंने कहा ये बनेगा। अब क्या बोल रहे हैं कि भाई इस टेट्रापेप्टाइड में जो COOH ग्रुप है वो किस पे, एलेनिन पे है, मतलब लास्ट में क्या है आपका, एलेनिन है। और बोल रहे हैं कि इफ यू डू द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर टेट्रापेप्टाइड वी विल गेट ग्लाइसिन, वेलिन, फिनाइल एलेनिन एंड एलिन। तो टेट्रापेप्टाइड मतलब 4 अमीनो एसिड थे, हाइड्रोलिसिस पे 4 अलग अलग मिल रहे हैं, मतलब कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, तो एक एलेनिन तो अपना लास्ट में आ गया। तो इन 3 पोजीशन पे क्या क्या हो सकते हैं, अभी तक की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ग्लाइसिन हो सकता है, एलेनिन हो गया तो आपका वेलिन हो सकता है, और आपका फिनाइल एलेनिन हो सकता है। चलिए अब क्या बोल रहे हैं कि भाई द नंबर ऑफ, बताना क्या है, द पॉसिबल प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, प्राइमरी मतलब आपका सिंपल एक इस तरह की चेन, possible primary structure sequences with NH2 group attached to a chiral center। अपने को पता है कि यार अगर लेफ्ट में NH2 होना है और उसको अगर अपने को chiral center पे रखना है, which means कि आपका ग्लाइसिन यहाँ पे नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ग्लाइसिन का अगर NH2 बचेगा तो वो तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, मतलब NH2 यहाँ पे ग्लाइसिन का नहीं बचाना है, मतलब इस पोजीशन पे या तो आपका वेलिन आएगा या फिर आपका फिनाइल एलेनिन आएगा। तो और लास्ट में तो एलेनिन फिक्स है, तो यहाँ पे तो कोई कॉम्बिनेशन बन नहीं सकता है। तो आपके पास 3 पोजीशन है, मान लीजिए पहली पोजीशन पे आ गया वेलिन, ठीक है, बची 2 पोजीशन, तो यहाँ पे या तो ग्लाइसिन आएगा या फिर फिनाइल एलेनिन आएगा। अगर यहाँ पे ग्लाइसिन आया तो फिनाइल एलेनिन यहाँ, फिनाइल एलेनिन यहाँ आया तो ग्लाइसिन यहाँ, तो यहाँ से बने 2 केस। सिमिलरली अगर वेलिन ना आके फिनाइल एलेनिन यहाँ आया तो या तो यहाँ ग्लाइसिन आएगा, वेलिन, ग्लाइसिन आया तो वेलिन यहाँ, और वेलिन आया तो ग्लाइसिन यहाँ, 2 केस यहाँ से। तो टोटल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस आपके इस तरह के प्राइमरी स्ट्रक्चर के हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक डेकापेप्टाइड है, डेकापेप्टाइड मतलब 9 पेप्टाइड बॉन्ड्स, 10 अमीनो एसिड्स। तो बोल रहे हैं कि इफ वी डू द कंप्लीट हाइड्रोलिसिस ऑफ द डेकापेप्टाइड वी विल गेट ग्लाइसिन प्लस फिनाइल एलेनिन प्लस एलेनिन। ये नहीं बताया किसकी कितनी यूनिट्स है। एक बात बताइए कि भाई डेकापेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट था 796, और ग्लाइसिन जो बन रहा है वहां से हमें 3 चीजें मिली, वहां से ग्लाइसिन प्लस फिनाइल एलेनिन और एलेनिन, कि ग्लाइसिन हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट का जो टोटल वेट होगा उसका 47% ग्लाइसिन है। डेकापेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट था 796। यार देखिए, एक आपका यहाँ पे R1 होता है, पहले आपका R2 होता है, जब ये दोनों अमीनो एसिड्स बनाते हैं पेप्टाइड बॉन्ड तो क्या होता है भाई, यहाँ पे आपका इस तरह का कुछ अमाइड है, इसका जब आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो बेसिकली आप वाटर ही तो ऐड कर रहे हो यार, OH आपने इधर ऐड किया, H आपने इधर ऐड किया, तो बेसिकली आप जब एक आपका अमाइड बॉन्ड टूटेगा तो वहां पे आपका 18 चला जाएगा मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि H2O का जो मॉलिक्यूलर वेट है 18, OH गया कार्बोक्सिलिक वाले के साथ और NH वाले के साथ गया H, तो एक उसके साथ 18 ऐड हो रहा है। डेकापेप्टाइड मतलब आपके पास कितने पेप्टाइड बॉन्ड्स हैं, 9, 10 अमीनो एसिड्स हैं। तो मैंने कहा कि टोटल वेट कितना होना चाहिए हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट्स का, 796 प्लस 18 इंटू 9, कंप्लीट कर रहा हूं मैं, तो 18 इंटू 9 ये होगा टोटल वेट। इसका 47% ग्लाइसिन है, इस पूरे का अगर आप 47% लोगे तो वो होंगी ग्लाइसिन की नंबर ऑफ यूनिट्स x इंटू ग्लाइसिन का मॉलिक्यूलर वेट इज 75, और यहां से आपको x की वैल्यू मिल जानी चाहिए। ठीक है, तो काफी आसान क्वेश्चन था, बेसिक मैथमेटिक्स।
इसके अलावा आई थिंक हमने 2-3 क्वेश्चन और कर लेने चाहिए हमें, जो बेसिकली आपके होंगे किस पे, कि भाई जो एक तो जेई ने 2020 में जो पूछा है बच्चों, देखिए 2 क्वेश्चन और देखते हैं कि इस बार का जो जेई में आया था 2020 में क्वेश्चन वो, और एक आपका 2017 का है, मतलब पुराना क्वेश्चन है, ये वाला भी देखते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करें इस बार के क्वेश्चन की, तो ये आपका बेस्ड है उसी पे जो हम ज़्यूट्राइन के आसपास पढ़ते हैं कि भाई ज़्यूट्राइनिक अगर बहुत ही लो पीएच है तो कैसे बिहेव करेगा आपका अमीनो एसिड, बहुत ही हाई पीएच पे कैसे होगा, ज़्यूट्राइनिक जो आपकी पीआई जो है आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट उसके आसपास के पीएच पे क्या होगा। तो आपको जो मॉलिक्यूल दिया गया था वो ये है, ये अमीनो एसिड आपको दिया गया है, अमीनो एसिड नहीं है, पेप्टाइड फॉर्म से, तो पॉलीपेप्टाइड है आपके पास ये, क्योंकि देखिए ये CONH2 ये अमाइड है, ये अमाइड है। ठीक है, अच्छा तो बोल रहे हैं कि भाई पीएच आपकी एक बार 2 है, एक बार 6 है, एक बार 11 है, तो एक वेरी लो पीएच दे रखी है, एक इंटरमीडिएट में है, एक वेरी हाई रेंज में पीएच है। तो बोल रहे हैं कि भाई इनमें अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो नेट चार्ज जो होगा मॉलिक्यूल पे, मान लेते हैं भाई pH इक्वल टू 2 पे नेट चार्ज कुछ Z1 है, pH इक्वल टू 6 पे नेट चार्ज Z2 है, pH इक्वल टू 3 पे नेट चार्ज Z3 है, तो उस नेट चार्ज का मोड ले लीजिए। हो सकता है कि आपका Z1 पे या Z3 पे -2 आ रहा हो, तो उसको +2 कर लेंगे हम, और Z1 Z2 Z3 का सम अपने को बताना है। देखिए वेरी लो pH पे क्या होगा भाई, आपका COOH प्रोटोनेट, मतलब ये H+ नहीं दे पाएगा, और आपका NH2 जो है ये प्रोटोनेट हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, ये ऐसा कैसा रहेगा। वेरी लो पीएच पे हमने कहा था कि भाई आपकी कैटायनिक फॉर्म डोमिनेट करेगी, तो आपके Z1 की वैल्यू कितनी होगी, एक यहाँ पे प्लस एक यहाँ पे 2, तो Z1 हो गया 2। बहुत ही हाई पे आप जाओगे तो क्या होगा, ये भी H+, ये NH3+ H+ दे देगा, और आपका NH2 हो जाएगा वापस, COOH यहाँ पे देगा माइनस आएगा, COOH यहाँ पे देगा माइनस आएगा, है ना। अमाइड वालों का कुछ नहीं होना है। एक दिक्कत यहाँ पे जो हो सकती थी, यहाँ आप मिस्टेक कर सकते हैं, वो है ये पॉइंट, यहाँ पे फिनोल है, और pH इक्वल टू 11 पे फिनोल भी इस फॉर्म में रहेगा, तो यहाँ पे 1 2 3 Z3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -3, मोड लोगे तो 3, बस ये बात थी यहाँ पे। Z2 की आप बात करोगे तो क्या है, ज़्यूट्राइनिक फॉर्म के आसपास की वैल्यू है 6, तो आपका क्या है भाई, ये OH ही रहेगा, है ना, ये माइनस में रहेंगे और ये आपका इस तरह से प्लस में रहेगा। तो Z2 की वैल्यू क्या होगी, 2 प्लस है 2 माइनस 0, तो सम की बात करोगे तो 3 + 2 5। अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि यहाँ पे मिस्टेक आपसे हो सकती थी, ये आप भूल सकते थे, है ना, क्योंकि आपका जैसे बायोमोलिकुलर क्वेश्चन देखा, आपका ध्यान चला जाएगा अमीनो ग्रुप पे और उस कार्बोक्सिलिक ग्रुप पे, तो ये फिनोलिक ग्रुप जो आप अगर भूल गए तो आप यहाँ पे माइनस पाओगे। अच्छा अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हम क्या बात कर रहे हैं कि आपको एक मॉलिक्यूल दिया था जेई ने इस तरीके का लंबा, ठीक है, इसमें क्या है, अगर आप देखो इसमें भाई पेप्टाइड्स हैं, CONH2 CONH यहाँ पे है, यहाँ पे पेप्टाइड है, तो एक तरफ उन्होंने रखा है भाई, जैसे हम रखते हैं अमीनो ग्रुप, तो उसको उन्होंने H+ दे रखा है, और आपका सबसे मोस्ट राइट में अगर आप बात करो, बिल्कुल राइट पोजीशन पे आपका क्या है, यहाँ पे कार्बोक्सिलेट है। उन्होंने 2 ग्रुप लगाए हैं बीच में R1 और R2 कार्बन्स पे, और बोला है कि अब R1 और R2 की वैल्यू आपकी क्या है, जैसे अलग अलग केसेस हैं, केस 1 में मान लीजिए अगर HH हो, केस 2 में आपकी वैल्यू ये हो R1 R2 की, इस तरीके से क्या है, कितने टोटल 8 वैल्यूज, 9 वैल्यूज दी हैं, और क्या पूछा है कि भाई अब pH इक्वल टू 7 है आपकी, pH इक्वल टू 7 पे इनमें से कितने केसेस में ये मॉलिक्यूल पॉजिटिवली चार्ज्ड रहेगा। देखिए pH इक्वल टू 7 पे क्या होगा, जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो तो अपना H+ लूज कर देगा, COO- बना लेगा, लेकिन जो आपका अमीनो ग्रुप है वो अभी भी प्लस वाली फॉर्म में रहेगा, क्योंकि वो हाई pH रेंज में क्या है, अपना H+ देगा, ठीक है, उसका pK हमने देखा कुछ 9 के आसपास रहता है, तो ये pH इक्वल टू 7 पे ये H+ लूज नहीं करने वाला है। और अगर आप देखो तो ऑलरेडी जो गिवन फॉर्म है उसमें एक NH3+ है, एक COO- है, तो अभी न्यूट्रल है, तो R1 और R2 में से ओवरऑल मेरा क्या आना चाहिए कि आपका NH2 वाला ग्रुप वहां से आना चाहिए, क्योंकि NH2 वाला ग्रुप अगर आया तो वो NH3+ की फॉर्म में रहेगा, और ये प्लस माइनस कैंसिल, एक एक्स्ट्रा प्लस आ जाएगा, तो आपकी ओवरऑल फॉर्म कैटायनिक हो जाएगी। मतलब व्हाट आई नीड इज आई नीड मोर नंबर ऑफ अमीनो ग्रुप देन कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है, ये चाहिए मुझे। तो अब हम देखते हैं भाई, अगर आपका HH रहा तो कोई काम की बात नहीं है मेरी, मुझे यहां से अमीनो ग्रुप चाहिए, HCH3 कोई मतलब नहीं है, कार्बोक्सिलिक ये तो एनायनिक फॉर्म हो जाएगी, अमाइड है कोई काम का नहीं है, NH2 ये रहा, ये मेरे काम की है। यहाँ पे अमाइड हेल्प नहीं करेगा, हमारी अमीनो ग्रुप जो है वो अपना बेसिक बिहेवियर शो करेगा, और वो H+ की फॉर्म में ही रहेगा, वो H+ लूज वहां पे pH इक्वल टू 7 पे नहीं करेगा। तो एक ये आ गया, अमाइड कोई काम का नहीं है, दोनों अमाइड हैं, NH आ गया, NH आ गया, वेरी गुड, दो तो हैं। यहाँ पे कार्बोक्सिलिक है, अमाइड है, गलत, एल्कोहल है, अमाइड है,
सॉरी अल्कोहल है और NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप आ गया तो ये काम की चीज है, NH2 ग्रुप है CH3 है, NH2 ग्रुप आ गया तो 1 2 3 4। तो आपके 4 केसेस ऐसे हैं जिसमें क्या होगा, आपको ये कैटायनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो इस तरीके से क्या आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ टेस्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक है सोरेनसन टाइट्रेशन मेथड। ठीक है, सिंगल रिएजेंट क्या है, CO2 प्लस साथ कैसे रिएक्शन देगा, ये सब हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ अमीनो एसिड्स, ये सारी चीजें हम देखते हैं। इसको हम 5 मिनट के अंदर खत्म कर देंगे क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ नहीं है और हीटिंग इफेक्ट्स है ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक, तो देखिए और वो सिमिलर है आपके जैसे अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी एसिड की जो रिएक्शंस थी सिमिलर है। तो पहला हमने कहा सोरेनसन टाइट्रेशन मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, भाई आपने फॉर्मल्डिहाइड से रिएक्शन करवाई किसकी, जो भी आपका अमीनो एसिड था, क्या होगा, यहां से वाटर निकल जाएगा और आपको मिल जाएगा C डबल बॉन्ड NCH2 C डबल बॉन्ड OH। अब यहाँ पे आपके पास केवल एसिडिक ग्रुप बचा है, तो ये एसिडिक ग्रुप जो है इसको हम फर्दर क्या है NaOH के साथ क्या करते हैं, टाइट्रेट करते हैं। और जब आप टाइट्रेशन कराओगे NaOH के साथ तो आपको प्रोटीन कंटेंट कितना है इसमें पता लग जाएगा। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कितना प्रोटीन कंटेंट उस मॉलिक्यूल में है। ठीक है, चलिए तो ये अपना हो गया, इसी को बोलते हैं सोरेनसन टाइट्रेशन मेथड। दूसरा है सेंगर्स रिएजेंट। सेंगर्स रिएजेंट क्या है, 2,4 डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, तो इसको डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन DNFB। ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, ये है अपना सिंगल्स रिएजेंट। अमीनो एसिड से रिएक्शन करवाई, क्या होगा देखिए भाई, यहां पे आपका अब होगा, यहां पे NH2, यहां पे अपने को पता है इस F की वजह से यहां पे डेल्टा प्लस आएगा क्योंकि F क्या है आपका ज्यादा -I शो करेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है काफी ज्यादा है, तो यहाँ पे डेल्टा प्लस आएगा। और सेकंड और फोर्थ पोजीशन पे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हमने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स भी लगा रखे हैं, तो मतलब यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट कर सकता है, तो एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे आपका हो सकता है, तो वही होगा। और जो आपकी बेंजीन रिंग है इसकी ये सेकंड पोजीशन पे नाइट्रो था, ये आपकी और पैरा पोजीशन पे नाइट्रो था, यहाँ पे आपका N लग जाएगा और आपका जो अमीनो एसिड था वो इस तरीके से होगा। तो आपके जो फ्री अमीनो ग्रुप्स जो हैं, तो यहां से क्या पता लग सकता है आपकी कि प्रेजेंस ऑफ फ्री अमीनो ग्रुप्स, कि आपके कितने अमीनो ग्रुप फ्री हैं। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ फ्री अमीनो ग्रुप मतलब बेसिकली हमें ये पता लग गया यहां से कि आपके अमीनो ग्रुप जो है वो फ्री है या नहीं है, पता लग गया यहाँ पे कि आपका अमीनो ग्रुप यहाँ पे फ्री है। अच्छा, नेक्स्ट चीज देखते हैं। नेक्स्ट चीज क्या है भाई, अगर आप Cu2+ के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे, Cu2+ के साथ अगर इसकी रिएक्शन करवाओगे तो आपको डीप ब्लू कलर मिलता है। क्या बनेगा, इसे मान लीजिए ग्लाइसिन लिया है आपने, तो क्या होगा, ग्लाइसिन है तो भाई ये Cu2+, यहाँ पे ये O है, C डबल बॉन्ड O के साथ एक कार्बन है, एक N है, इस तरीके से। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे O है, C डबल बॉन्ड O के साथ कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये इस तरीके से इसको आप बोलोगे क्यूप्रिक, और क्योंकि ग्लाइसिन था तो क्यूप्रिक ग्लाइसिनेट, इसका कलर होता है बच्चों आपका डीप ब्लू। तो डीप ब्लू कलर मिलता है आपको Cu2+ के साथ अगर आप अमीनो एसिड की रिएक्शन करवाओगे तो। ठीक है, तो हमने देखा है सिंगल्स रिएजेंट के साथ क्या होता है, Cu2+ के साथ क्या होता है, सोरेनसन टाइट्रेशन मेथड क्या है, और हमने बात की कि अगर आप देखना चाहो कि भाई हीटिंग इफेक्ट्स कैसे हैं, तो ये कार्बोक्सिलिक में ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, फिर भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास अल्फा अमीनो एसिड है, तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा ओमेगा इन सब की हीटिंग की बात करेंगे हम। मान लीजिए आपके पास अल्फा अमीनो एसिड है, तो क्या होगा, अल्फा है तो कि भाई डाइमराइजेशन होगा, 2 यूनिट्स आएंगी आपकी, तो एक यूनिट आपकी ये है। ठीक है, तो हमने कहा आपके पास CH2 है, C डबल बॉन्ड O, इधर N है, इस पे अटैक कर देगा दूसरी यूनिट का N के साथ कनेक्ट होगा C डबल बॉन्ड O, इसके साथ C, और अगर आप देखो तो यहाँ पे कार्बन होगा बच्चों इस तरीके से। ठीक है, ये तो भाई आपकी 2 यूनिट्स आई, अगर आप देख पाओ तो एक अपनी भाई ये CH2 जो था वो, उसका इधर C डबल बॉन्ड OH था, इधर NH2 था, इस NH2 ने अटैक मारा दूसरी यूनिट के कार्बोक्सिलिक पे, इस NH2 ने अटैक मारा इसकी कार्बोक्सिलिक पे, तो आपको यहां से डाइमराइजेशन हो गया, इसको आप बोलोगे लेक्टाइड। ठीक है, डाइमराइजेशन हो जाएगा। अगर बीटा अमीनो हुआ, देखा है तो अल्फा पोजीशन पे अमीनो लगा था, यहाँ पे अल्फा पोजीशन, ये अल्फा पे नहीं अमीनो, बीटा पोजीशन पे है, अगर इसकी हीटिंग करोगे तो सिंपली अमोनिया निकलेगी, NH2 यहाँ से, H यहाँ से, डबल बॉन्ड मिल जाएगा। जैसे ही आप गामा पे पहुंचोगे, गामा डेल्टा इन सब पे क्या होने लगेगा, यहाँ पे NH2 यहीं पे इंटरनल अटैक मार सकता है, और आपको यहाँ से 1 2 3 4 5 मेंबर्ड रिंग आपको मिल जाएगी CON।
ये रहा। और ये क्या है आपका साइक्लिक अमाइड, जिसको बोलते हैं लैक्टम। तो ये आपका क्या है बच्चों, लैक्टम है। तो ये हो गया गामा लैक्टम। अगर आप मान लीजिए यहां ना रख के NH2 को डेल्टा पोजीशन पे रखते NH2, तो भाई गामा वाले केस में बनी 5 मेंबर, यहां बन जाएगी 6 मेंबर CON। तो कुछ भी टफ नहीं है, अगेन लैक्टम। अगर आप ओमेगा लोगे, ओमेगा मतलब देखिए गामा में कितने कार्बन बीच में आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 कार्बन है, एक CW चला, 5 कार्बन थे। तो ओमेगा में कितने होंगे आपके, CH2 5 होगा, C डबल बॉन्ड H होगा, इधर आपका NH2 होगा। अगर आपको याद हो तो यहां से क्या है, क्या हो सकता है भाई आपका, ये पॉलीमराइज कर जाएगा। कैसे कि जो CH2 5 था ये दूसरी यूनिट का N यहाँ पे अटैक मारेगा इस तरीके से, और ये N अटैक मारेगा दूसरी यूनिट पे, ठीक है। तो इस तरह का जो हमें मिल जा रहा है ये N यूनिट्स इस तरीके की, तो ये आपका पॉलीमराइज कर गया है, और इसी को बोलते हैं हम नायलॉन 6। कैप्रोलैक्टम का हाइड्रोलिसिस करते हैं, अपने को यही मिलता है भाई। अगर आप यहाँ से रिंग बनाने चल जाओगे तो आपको 7 मेंबर्ड मिलेगी, जो अपना कैप्रोलैक्टम है। कैप्रोलैक्टम का हाइड्रोलाइज्ड प्रोडक्ट यही तो होगा, तो वो पॉलीमराइज कर गया, तो आपका नायलॉन 6 आपको यहाँ से मिल गया। तो अगर आप ओमेगा का करवाओगे, मतलब ओमेगा वाले पोजीशन पे अल्फा में लेक्टाइड बना, बीटा में डबल बॉन्ड आ गया, गामा और डेल्टा में क्या हुआ, आपकी साइक्लिक हो गई, ठीक है। इसके बाद साइक्लिक की 7 मेंबर्ड बनेगी, 7 मेंबर्ड आपकी इतनी स्टेबल नहीं होगी, तो क्या होगा आपका, इस तरीके से क्या ये पॉलीमराइज कर जाएगा। नायलॉन 6 हम इसी तरीके से क्या है प्राप्त करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में और देखते हैं कि आपके प्रोटीन्स बेसिकली है ना, वो डिस्कस करते हैं हम। तो अगर हम बात करें प्रोटीन्स की, तो हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं कि भाई प्रोटीन्स में क्या है, आपके जो अमीनो एसिड्स हैं, है ना, बहुत सारे अमीनो एसिड्स, लगभग 100 के अराउंड कह सकते हो आप, ग्रेटर देन 100 अगर हो, है ना, जिसका मॉलिक्यूलर वेट आपका 10,000 के आसपास पहुंच जाएगा, उसको हम बोलते हैं कि भाई ये आपका प्रोटीन है, उसको प्रोटीन कैटेगरी में हम रखते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन भी है हमारा, इंसुलिन में आपके केवल 51 अमीनो एसिड्स होते हैं, तो ये एक एक्सेप्शन आपको याद रखना है, उसमें केवल 51 अमीनो एसिड्स है, तब भी वो क्या है, आपका प्रोटीन है। अच्छा, अब तो हमने बात की प्रोटीन क्या है। अब प्रोटीन क्या है, तो हमने बात की क्या रही, आपका एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, जिसमें क्या है अमीनो एसिड से भाई कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो रहा है, और एक आपकी चेन बन जा रही है पॉलीपेप्टाइड चेन। तो प्रोटीन्स में आपकी जरूरी नहीं कि आपकी एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन हो, आपकी मोर देन 1 पॉलीपेप्टाइड चेन भी प्रोटीन में क्या है, हो सकती है। अब जो आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन है उसका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है, मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर, एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है रादर, राइट। कैसी सीक्वेंस है, जैसे मान लीजिए भाई मैंने कहा कि मेरा फिनाइल एलेनिन से क्या है, वेलिन कनेक्ट हुआ, वेलिन से मान लो मेरा टायरोसिन कनेक्ट हुआ, टायरोसिन से मेरा कुछ भी मान लो हिस्टिडीन कनेक्ट हुआ, इस तरीके से। तो ये एक स्पेसिफिक सीक्वेंस है उस पॉलीपेप्टाइड चेन की, राइट। तो ये जो स्पेसिफिक सीक्वेंस है ये क्या है मेरा, है ना, हम प्रोटीन को पढ़ रहे हैं कि भाई प्रोटीन के क्या अलग कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे अलग अलग तरीके से हमने डिवाइड किया है कि भाई आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना, तो कौन कौन से स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और देन क्वाटरनरी। तो ईच लेवल जो है, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्शियरी एंड देन क्वाटरनरी, ये क्या है, इनमें कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जा रही है। तो प्राइमरी क्या है कि जो बेसिक सीक्वेंस है आपकी पॉलीपेप्टाइड चेन की, वो है आपकी प्राइमरी स्ट्रक्चर, तो ये मेरा प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी में क्या होगा कि आपकी जो प्राइमरी स्ट्रक्चर की जो चेन है ये किस तरह से शेप लेती है। हो सकता है कि एक हेलिक्स की तरह इस तरीके से क्या एक बैकबोन बने, जैसे ये रहा, मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया कि यहाँ पे 2 स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं आप सेकेंडरी में, कि एक अल्फा हेलिक्स, एक बीटा प्लीटेड स्ट्रक्चर। अल्फा हेलिक्स क्या है कि आपकी जो पॉलीपेप्टाइड चेन थी वो एक इस तरह से स्क्रू की तरह, इस तरह से क्या है वो एक जुड़ गई, स्क्रू की तरह उसने एक शेप ली है, ठीक है। तो सेकेंडरी बेसिकली शेप के साथ डील कर रहा है, प्राइमरी सीक्वेंस के साथ डील करता है। तो इस तरह से एक शेप ली, और अब ये शेप किस तरह से जिंदा रह रही है, ये कह सकते हो आप। यहाँ से भाई मान लीजिए एक CONH2 यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रही थी इस तरीके से, इसका CO और दूसरा यहाँ पे उसी सीक्वेंस में कोई दूसरा NH जो होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, सिमिलरली यहाँ पे। तो जब वो इस तरीके से एक हेलिक्स की शेप ले रही है, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या है ये इस तरीके से सस्टेन कर पा रही है, ठीक है। तो ये अल्फा हेलिक्स हो सकती है। बीटा प्लेटेड क्या है, एक शीट लाइक स्ट्रक्चर है आपका, ठीक है, कि भाई ऐसे एक चेन आपकी ऐसे, दूसरी चेन आपकी ऐसे, दोनों चेन एक पैरेलली रन हो रही है। अब वो आपकी पैरेलल भी हो सकती है, एंटी पैरेलल भी। भाई हेलिक्स में क्या है, इस तरीके से एक स्क्रू की तरह हेलिक्स बनी। बीटा प्लेटेड में क्या है, एक पॉलीपेप्टाइड चेन ये एक ही है, दोनों ऐसे हो सकती हैं या दोनों ऐसे भी हो सकती हैं, आई मीन ऐसे हो सकती हैं या फिर ऐसे हो सकती हैं। तो पैरेलली रन कर रही हैं, और ये दोनों क्या है, यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, मान लीजिए ये आपका CO हुआ, ये NH, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। तो ये पैरेलल है। क्यों पैरेलल बोल रहा हूं मैं, RCH के साइड में RCH है, CO CO, NH NH, जिस तरीके से ये है उसी तरीके से क्या है आपकी ये वाली चेन भी है, ठीक है। और दोनों क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह की वजह से, वन डे फोर्सेस, इन सब की वजह से क्या है ये वाली आपकी जिंदा है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है और ये दोनों
इस तरीके से क्या है शीट लाइक स्ट्रक्चर बना रही है, तो पैरेलल हो सकता है। एंटी पैरेलल भी हो सकता है कि भाई आपका CO जहां है वहां पे आपकी बार NH आ रहा है, जहां NH है उसके वहां पे पैरेलल में CO आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो ये आपका एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है, पैरेलल स्ट्रक्चर भी हो सकता है। तो ये हुई आपके सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात। आपका टर्शियरी आता है कि भाई जो सेकेंडरी है अगर ये और फोल्ड कर जाए, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें और फोल्डिंग क्या हो सकती है भैया आपकी, तो हमने कहा कि इसमें आपके दो केस बन सकते हैं। एक आपका बन सकता है फाइब्रस, एक आपका बन सकता है ग्लोबुलर। ग्लोबुलर और फाइब्रस, ठीक है, ये आपके टर्शियरी के अंडर में आते हैं। क्या मतलब है इनका वो समझते हैं कि भाई हमने कहा कि ये हेलिक्स जो आपकी इस तरीके से रन कर रही है, मान लो ये हेलिक्स और फर्दर इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका क्या है टर्शियरी स्ट्रक्चर है कि फर्दर फोल्डिंग ऑफ योर सेकेंडरी स्ट्रक्चर, राइट। अब टर्शियरी में क्या है, दो हैं, फाइब्रस, ग्लोबुलर। ग्लोबुलर में क्या है कि वो एक स्फेरिकल शेप ले चुकी है, ये फर्दर फोल्ड होकर एक स्फेरिकल शेप ले चुका है। इसमें जो ऐसा पार्ट होगा जो फैट सोल्यूबल होगा वो उस ग्लोबुलर में क्या है अंदर की तरफ आ जाएगा, और जो वाटर सोल्यूबल होगा, जो हाइड्रोफिलिक होगा, वो बाहर की तरफ रहेगा ताकि ये वाटर सोल्यूबल हो चुके। तो ग्लोबुलर जो है ये आपका वाटर सोल्यूबल है। फाइब्रस क्या है, आपकी चेन्स पैरेलली बस रन कर रही है, ठीक है, एक आपकी पैरेलल रन कर रही है पेप्टाइड चेन्स, तो वो आपका फाइब्रस है, ठीक है। ऐसा आपका हेयर में अगर हम बात करें तो ये आपका केराटिन, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये क्या है, चेन्स रन पैरेलली, चेन्स रन पैरेलली, ठीक है। यहां पे हमने बात की क्या है कि भाई आपकी एक स्फेरिकल फोल्डिंग एक तरीके की, ठीक है। यहां पे आप बात कर सकते हैं एग्जांपल क्या है, जैसे आपका एग में एल्ब्यूमिन, ठीक है, तो आपका एल्ब्यूमिन इन एग, ये आपका एग्जांपल है किसका, ग्लोबुलर का। अगर बात करूं फाइब्रस का तो आपका केराटिन जो आपका हेयर में मिलता है, मायोसिन, ये सारे आपके किसके एग्जांपल हैं, ये सारे आपके फाइब्रस के एग्जांपल हैं। और आपका स्फेरिकल का या बात करें ग्लोबुलर का तो आपका एग्जांपल है एल्ब्यूमिन इन एग, ठीक है। ये सारे हो गए। अच्छा, ये हमारा हुआ टर्शियरी। टर्शियरी के बाद आपकी और कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा क्वाटरनरी। क्वाटरनरी में क्या होगा कि मान लीजिए आपके दो तीन इस तरह के टर्शियरी हैं और एक ये हो गई, दूसरी आपकी इस तरीके से है, तीसरी इस तरीके से है, तो बहुत सारी टर्शियरी वाली और फर्दर फोल्ड होती जाए, दो तीन चेन्स आपकी मिल गई हैं टर्शियरी वाली, वो आपकी क्या है, क्वाटरनरी है। अच्छा, अब ये अलग अलग जो स्ट्रक्चर है, जो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है, इनका अलग अलग फंक्शन है, ठीक है, इनका बायोलॉजिकल फंक्शन अलग अलग है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है आपकी, ठीक है, आपकी एक टर्म आती है कि भाई डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो भाई हमने कहा कि आपके प्रोटीन्स जो है अलग अलग फंक्शन करते हैं, बायोलॉजिकल फंक्शन, बायोलॉजिकल एक्टिविटी अलग अलग है। तो डीनेचुरेशन क्या है, जैसे मान लीजिए प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर हमने बात की भाई आपके टर्शियरी, क्वाटरनरी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है, प्राइमरी है। अगर किसी वजह से मान लीजिए कोई फिजिकल चेंजेस हुए, टेम्परेचर आपका बढ़ गया, ठीक है, या फिर आपने पीएच वगैरह के चेंजेस हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स वगैरह आपके क्या है वहां पे टूटने लगे, भाई जो इनको सस्टेन कर रहा है अलग अलग चेन्स को, जो इन स्ट्रक्चर को बना के रख रहा है, अगर हम बात करें टर्शियरी स्ट्रक्चर में, सेकेंडरी स्ट्रक्चर में, तो क्या है वो आपका टर्शियरी में क्या है, सेकेंडरी में क्या है आपके भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, वनडेबल फोर्सेस जो है ना, आयनिक इंटरेक्शंस जो है, इनकी वजह से आपका ये स्ट्रक्चर इस तरीके से रह पा रहा है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपने पीएच इस तरीके से फेरबदल कर दिया उसमें कि आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटने लगी, आपकी जो ये कोइल्ड स्ट्रक्चर है उनकी अनकोइलिंग होने लगी, जो आपका ग्लोबुलर है वो भी क्या होने लगा, अनफोल्ड होने लगा। तो वो क्या होगा आपका, दैट वुड रिजल्ट इनटू आपका कि भाई क्वाटरनरी जाएगा टर्शियरी में, टर्शियरी फर्दर जाएगा सेकेंडरी में, लेकिन फाइनली प्राइमरी तक जा सकता है ना। प्राइमरी का डीनेचुरेशन होने का कोई बात नहीं है, वो तो एक सीक्वेंस है जहां पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हो गया है, पीएच वगैरह टेम्परेचर वगैरह के चेंजेस से आपकी प्राइमरी डिस्टर्ब नहीं होगी, तो प्राइमरी आपकी इंटैक्ट रहेगी, लेकिन आपका क्वाटरनरी टर्शियरी में जा सकता है, टर्शियरी सेकेंडरी में जा सकता है, सेकेंडरी आपका प्राइमरी में जा सकता है। तो ये जो अनफोल्डिंग है आपके हायर जो स्ट्रक्चर हैं, जो आपके कॉम्प्लेक्स है, उनके सिंपल वालों में जो अनफोल्डिंग है ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, पीएच चेंजेस, दिस इज कॉल्ड योर डीनेचुरेशन। और डीनेचुरेशन की वजह से आपका प्रोटीन का है उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या है, खो जाती है, ठीक है, वो आपका बायोलॉजिकल फंक्शन नहीं कर पाएगा। अच्छा, क्या ऐसा है कि भाई जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम बात करें कि जब हम एग को बॉईल करते हैं, एग बॉइलिंग पे जो उसका कोगुलेशन होता है वो क्या है आपका, तो कोगुलेशन ऑफ एग ऑन बॉइलिंग, ये आपका एग्जांपल है डीनेचुरेशन का। अगर हम बात करें मिल्क की जो कर्डिंग हो जाती है बैक्टीरिया की वजह से, कर्डिंग ऑफ मिल्क ड्यू टू बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क, ठीक है, ये तो ये सब क्या है आपके डीनेचुरेशन के एग्जांपल हैं। किसी तरीके से क्या हम एक रीनेचुरेशन भी आता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि भाई आपका ये
जैसे मान लीजिए अगर आपने भाई आपका मिल्क से क्या कर्ड बन गया, तो क्या वापस वो मिल्क बन सकता है? जी नहीं, ये आपकी रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। एग को आपने बॉईल किया कोगुलेट करके, क्या वो दोबारा एग नहीं, ये भी फिजिबल नहीं है। तो हमने कहा ये तो है इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, ये क्या है? इरिवर्सिबल है। और अगर इरिवर्सिबल है तो वहां पे आप रीनेचुरेशन नहीं करा सकते। हम बात कर रहे हैं रीनेचुरेशन की, कि भाई जो डीनेचुरेशन हुआ उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी जो खो गई, क्या वो दोबारा आ सकती है? हमने कहा जी नहीं, अगर इरिवर्सिबल है तो नहीं। हाँ, कुछ केसेस है जहां पे आपका रिवर्सिबल भी होता है, तो वहां पे अगर दोबारा आपका जो मान लीजिए भाई क्वार्टरनरी सेकेंडरी में चला गया, तो वापस वो सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से क्वार्टरनरी में आ गया, तो वापस उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या आ जाएगी, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं आपका क्या? आपका रीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, अच्छा। इसके बाद बच्चों कुछ केमिकल टेस्ट हैं आपके, जैसे निनहाइड्रीन टेस्ट। ठीक है, तो प्रोटीन्स क्या है, निनहाइड्रीन के साथ ब्लू या वॉयलेट कलर देते हैं, तो आपका एक निनहाइड्रीन टेस्ट है। ठीक है, आपका एक और टेस्ट है, तो ये केमिकल टेस्ट भी आपको पता होना चाहिए, ब्यूरेट टेस्ट। ठीक है, ब्यूरेट टेस्ट में क्या होता है आपका, अगेन वो ब्लू टाइप का कलर आपको मिलता है। क्या होता है भाई, देखिए हम बात कर रहे हैं केमिकल टेस्ट की। केमिकल टेस्ट फॉर प्रोटीन्स। एक हमने बात की, क्या है इनका? निनहाइड्रीन टेस्ट है। निनहाइड्रीन टेस्ट हमने बात की कि भाई ब्लू और वॉयलेट, ब्लू और वॉयलेट कलर विद निनहाइड्रीन। ठीक है, ये हुआ प्रोटीन का एक आइडेंटिफिकेशन का तरीका। दूसरा क्या है केमिकल टेस्ट, अगर हम और बात करें तो एक है इनका ब्यूरेट टेस्ट। ब्यूरेट टेस्ट में क्या है, आप लेते हो कॉपर सल्फेट प्लस प्रोटीन तो आपके पास है ही, और आप लेते हो अल्कलाइन मीडियम। ठीक है, इसके साथ भी अगेन आपको ब्लू कलर मिलता है। ठीक, तो ये सारे क्या है हमारे कुछ केमिकल टेस्ट हैं प्रोटीन्स के। तो इतना ही है बच्चों इसमें। अगर हम बात करें आपके अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स में, काफी लेंथी हो गया है। आई होप आप लोगों को जो है समझ में आया होगा अच्छे से, और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा ये लेक्चर। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों हम जीओसी लेके आएंगे, और जीओसी का रिवीजन भी हम देखेंगे, है ना। अगर हम बात करें तो मोटे मोटे तौर पे हमने क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं। पॉलीमर्स वगैरह को छोड़ दीजिए, है ना। जो काम के चैप्टर उनकी बात कर रहे हैं, काम का तो पॉलीमर क्वेश्चन तो आ ही जाता है, लेकिन वो आपको रटना है, मतलब उसमें अलग से मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आई होप आपके लिए ये जो हमने बात की बायोमोलिक्यूल्स से आपके लिए हेल्पफुल रहेगा, और आप लोगों को इस चैप्टर में मजा आएगा। चलिए बच्चों, ऑल द बेस्ट, बाय।